हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लाइव आ गए क्या हम लोग। एक सेकेंड। चले भाई आ जाए बच्चों, प्लीज शेयर कर दीजिए क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों शेयर द सेशन एज मच एज पॉसिबल ताकि लोग लाइव देख सकें कि कितना ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि मैं सेशन को इसलिए बहुत ज़्यादा आपके सामने बोल रहा हूँ कि आप इसको शेयर करिए ताकि आपको ये पता चले कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस सेशन का और किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। मतलब आज की जो सेशन होगा, क्योंकि हम लाइव सॉल्व कर रहे होंगे, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मुझे क्वेश्चंस पता है, आई नो एवरीथिंग, दैट आई एम नॉट डिनाइंग अबाउट द फैक्ट, बट द वे आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन इट इज सिंपली कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सेशन बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, तो आओ और बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे पूरे सेशन को। तो दोस्तों शेयर जरूर करें इस सेशन को, जितना ज़्यादा हो जाए उतना शेयर कर दो, जहां जहां पर हो जाए वहां वहां पर शेयर कर दो। अनडाउटेडली आपको भी बहुत मजा आएगा सेशन को समझने में, देखने में, क्योंकि द सेशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको जो अप्रोचेस, जो कई लोग सोचते थे कि सर हम किस तरीके से सॉल्व करें सर, हाउ, यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो विल जस्ट एंजॉय द होल सेशन। तब तक कुछ बच्चे, जो भी बच्चे आप लोग को लग रहा है उनको सबको जोड़ो फटाफट। आप देखिए, देखिए उससे अंदाजा एक्चुअली क्या होता है ना, हमें जब तक यही नहीं पता कि गहराई कितनी है तो हम दूर से कहते हैं हम भी जाएंगे सर, हम भी समुद्र में नहाएंगे, हम भी उस वहां जाके नहा के आएंगे सर, हम भी डाइव करेंगे और हम भी वहां ऋषिकेश में जाके डाइव वाइव करेंगे जाके। लेकिन जब क्या होता है ना, जब तक हमें एक्चुअल गहराई का अंदाजा नहीं होता है तो एडवेंचर का मजा नहीं होता है। जब तक हमें यही नहीं पता कि अरे यार 50 फीट नीचे जाना है या इतने ऊपर से कूदना है, तो तब तक मजा नहीं आएगा। तो आज हम वो एडवेंचर, जो फिजिक्स का रियल एडवेंचर, देखो मैं ओलंपियाड को क्यों बार बार इतना ज्यादा बोलता हूं, क्योंकि ये रियल फिजिक्स है। जिनको फिजिक्स से प्यार है वो यहां है, जो लिटरली फिजिक्स को प्यार करते हैं। देखिए ये यहां पर वो लोग नहीं होते हैं जिनको सिर्फ फार्मूला बता दो आंसर निकल के आ जाए। यहां वो लोग होते हैं जिन्हें फिजिक्स से प्यार होता है, जो लाइफ में फिजिक्स को एक बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये उनका सेशन है आज। ये सेशन उनको उस बात को समझाने के लिए है कि बेटा आईएनपीएचओ के लिए आपको पाथफाइंडर के लिए नहीं भागना है, आपको अपने दिमाग, अपनी अप्रोचेस, अपना वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द जितना ज्यादा आपका शानदार अंडरस्टैंडिंग होगा क्वेश्चन का, द बेटर यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन, उतना शानदार आपको एक्सपोजर मिलेगा। मैं बार बार बच्चों से बोलता हूं और अभी मैं आपको इस सेशन के अंदर यही प्रूफ करके दिखाऊंगा। इस पूरे सेशन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा कि फिजिक्स इज नॉट ऑल अबाउट द कॉम्प्लिकेसी। ये कॉम्प्लिकेसी की बात ही नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली ना, तो देखो फीलिंग के साथ सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, फीलिंग के साथ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, सेशन को शुरुआत देते हैं। मेरा नाम है दोस्तों शिवेंदु मिश्रा, जो आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं। मैं एक आईआईटी ग्रेजुएट हूं और मैंने काफ़ी सालों से मैं पढ़ा रहा हूं कोटा के अंदर, और मैंने कई सारे बच्चों को आईआईटी, ओलंपियाड्स वगैरह सब क्वालिफाई कराया है। एक अच्छा खासा एक्सपोजर मैं रखता हूँ इस पर्टिकुलर सेक्शन का। काफ़ी समय से मैं ओलंपियाड्स वगैरह को देखता आ रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसको लेके थोड़ा सा ज्ञान जो है वो आपको बताते रहते हैं, आपको समझाते रहते हैं, और कोशिश भी रखते हैं कि आप सभी लोग उसको मेंटेन भी करें। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं सेशन को। लेकिन उसके पहले छोटा सा रिचुअल अबाउट द अनअकैडमी कि बच्चों ये मेरे 2 बैचेस हैं। जो भी प्यारे बच्चे एनएससीपी 2021 की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि 2021 का अटेम्प्ट मैं क्लियर करूं,
तो आ जाओ फटाफट बच्चों, उनके लिए मैंने दोनों बैचेस स्टार्ट कर चुके हैं, इरोडो सबकी प्रॉब्लम्स। मैं बार बार आपसे बोलूंगा कि द वे आई एम गोइंग टू ड्राइव यू, इट इज नॉट अबाउट द कॉम्प्लिकेसी, इट इज ऑल अबाउट द फन ऑफ द फिजिक्स, इट इज ऑल अबाउट कि फिजिक्स को देखना कैसे, नजरिया कैसे बदले। कई लोग क्या है ना, फॉर्मूला ओरिएंटेड हो जाते हैं, फिर कहते हैं अरे सर हमको बहुत डिफिकल्ट लगती है फिजिक्स। अरे डिफिकल्ट है ही नहीं ना यार, समझने वाली बात है, अभी दिखाता हूं, ठीक है। तो आइए, ये कुछ बैचेस हैं जो आ चुके हैं वाइब्रेंट वगैरह के, बंसल वगैरह के, आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन में आप सभी को देख सकते हैं, मुझे भी देख सकते हैं, बंसल वालों को भी देख सकते हैं। अनअकैडमी के अंदर जितने एजुकेटर्स, आप सभी से बात पढ़ सकते हैं, सभी के बातचीत कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन का पूरा बेसिक बात है। और डोंट फॉरगेट टू यूज, अब बच्चों दिस इज माई कोड, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो मुझे इस कोड को अप्लाई करें और सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि आपको मैं अपने सेक्शन में रख लूँ, अपने स्टूडेंट सेक्शन में रख लें, अपने पर्सनल गाइडेंस में आ जाएंगे आप मेरे। और इससे आप ऑब्वियस सी बात है कि आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको मेरी गाइडेंस भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई बातें। ये भी एक है जेई का और बोर्ड का भी कॉम्बिनेशन है, सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। सेशन के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन हैं जो जेई 2020 में आए थे। पहला क्वेश्चन जो था, इट इज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। कई बच्चों का भी नहीं पढ़ा, इसलिए मैं पहले थर्मोडायनेमिक्स की तरफ नहीं जा रहा हूं, सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं थर्मोडायनेमिक्स का लूंगा, ताकि जो बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट है, क्योंकि अभी कई सारी जगह पर हीट को अच्छे से नहीं पढ़ा गया है, इसलिए मैं पहला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स नहीं ले रहा हूं, पहला क्वेश्चन, राइट। उल्टा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। सेकंड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन था, जिसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग किया गया है। ये भी अभी नहीं लूंगा, क्योंकि अभी पहले मैकेनिक्स से स्टार्ट करूंगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन आया था। देन इट कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन, ये आया था बोर मॉडल के ऊपर, ये इसके बाद स्टार्ट करेंगे, अभी इस पर भी नहीं जा रहे, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, अभी इस पर भी नहीं चलेंगे, ठीक है। मैंने सीक्वेंस एक्चुअली थोड़ा उल्टा किया है, ताकि उल्टा चलेंगे तो मजा आएगा और वो फिजिक्स के सीक्वेंस में चलते हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक ग्राफ वगैरह का भी क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन आया मैकेनिक्स की तरफ, हम लोग आ गए हैं, साउंड वेव, राइट। तो साउंड वेव का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको बेसिकली डॉपलर इफेक्ट का उपयोग किया गया है, और डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड बातचीत है। ये भी अभी नहीं करेंगे। ये फोर्थ क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन, ये कुछ सॉल्यूशंस वगैरह भी हैं जो उन्होंने दिए हैं, कैसे लिखा गया है, सभी चीज की चर्चा है। मतलब मैंने हर एक चीज को इस तरीके से, मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा, उन्होंने किस तरीके से सॉल्यूशन दिया है, आपको किस तरीके से सॉल्यूशन लिखना है, किस स्टेप की मार्किंग होती है, वो सब भी मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब आज के सेशन के अंदर आप ये भी सीखेंगे कि एग्जामिनेशन के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखना कैसे है, ये भी सीखेंगे किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है, कैसे कैसे केसेस को देखना पड़ता है, और उन्हीं की चीजों को समझते हुए आगे चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि रोटेशन है, तो सबसे पहले मैकेनिक्स के रोटेशन से स्टार्ट कर देते हैं और फिर आगे की तरफ प्रारंभ करते हैं। तो क्या आप सभी प्यारे बच्चे तैयार हैं? ऑल ऑफ यू रेडी? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द रोटेशन। मैंने गलती कर दी कि एक ही में नहीं लिया दोनों को। चलिए मैं समझा देता हूं क्वेश्चन को, लेकिन आप लोग पहले पढ़ेंगे। पहला इतना देखिए, नीचे लिखा है अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ d lies with one end fixed, इसका एक एंड फिक्स्ड है, while the other end is attached, दूसरा एंड अटैच है। अब इस पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए। आपको सिर्फ 30 सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ने में देने। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए जो समय मिलता है, ये लगभग 36-37 मिनट्स का होता है। आप आराम से 30 सेकेंड 40 सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ने में दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई सारे बच्चों को लग गया कि सर मेरे से तो होगा नहीं, ऐसा होगा वैसा होगा। हाँ, कुछ बच्चे आके, परेशान मत होइएगा। बहुत बहुत बढ़िया, शर्दुल ने बात करी है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, दिख रहा है मे बी, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो दिखाई पड़ना स्टार्ट हो गया। क्या बोला गया? एट वन एंड ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ रॉड लेंथ एल,
द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट विद द रॉड aligned along the x-axis and the string is stretched to its natural length at an angle with the negative y-axis. Theta is given as 1 by 3. At a certain instant, a bullet of same mass m as the rod and negligible dimension is fired horizontally along the positive y direction. The bullet hits the rod at its right end with velocity v0 and get लॉस्ड इन इट, उसके अंदर रह गई. द इंपैक्ट बीइंग नियरली इंस्टेंटेनियस, बहुत इंस्टेंटेनियस है, बोल दिया गया है. व्हाट इज द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग इमीडिएटली आफ्टर द इंपैक्ट, एज्यूम द स्ट्रिंग डज नॉट ब्रेक. यह मानते हुए कि यह स्ट्रिंग ब्रेक नहीं होगी, इसको मानते हो. ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं. सो कमिंग टू द क्वेश्चन, आपसे बोला गया पहले सिचुएशन को समझेंगे सारी की सारी बातें, और फिर मैं इसके सॉल्यूशंस की बात. ये यहां से टकराएगी, इसके अंदर रह जाएगी, इसका मास दिया गया है m और इसका मास भी जो है ये भी दिया गया है m. आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर. और ये क्वेश्चन हम लोग जनरली अपने शीट में कराते भी हैं, अगर आपने देखा होगा तो ये वो क्वेश्चन है जो हम शीट में कराते थे. लेकिन शीट में क्वेश्चन जो इस तरीके के थे वो कुछ उस तरीके से थे कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर बंधी हुई थी. ये हमारी शीट जो हम देते हैं उसमें क्वेश्चन कैसे थे, इसको यहां से काट दिया तो जब ये टूटेगी, जब ये इसको जैसे ही काटेंगे, इसके काटने के बाद इमीडिएटली यहां पर टेंशन कितना होगा. ये क्वेश्चंस हमने शीट में कराए हैं और इन क्वेश्चंस जो यहां पर शीट में हम लोगों ने कराए हुए यही कंसेप्ट एग्जैक्टली यहां पर उपयोग आ रहा है. तो पहली तो चीज ये हो गई कि ऐसे ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था उन्होंने कि जो ऐसा था कि कभी किया नहीं गया है. कुछ क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं ऐसे जो कभी नहीं किए गए, लेकिन 2020 का पेपर ठीक था, अच्छा था, कोई उसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं थी खास. तो आपने कहा जैसे ये इससे टकराएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर घुस जाएगी. अब समझिएगा, जब भी मैंने आपको कभी भी अगर रोटेशन पढ़ाया होगा तो जब भी कोलिजन के केस की बात करता हूं तो मैं तीन चीजें क्लियरली लिखता हूं कि हम इसमें क्या क्या लगा सकते हैं. सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि सर हम इसमें क्या क्या लगा सकते हैं. क्या हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात कर सकते हैं, क्या हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात कर सकते हैं, क्या हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर सकते हैं. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें सिचुएशन को देखते हुए इस बात को एनालाइज करना पड़ेगा कि भैया हमें इक्वेशंस कहां से निकालनी होगी. अब मेरी अप्रोच को समझिएगा, मेरी एक एक छोटी छोटी बातों को समझिए कि मैं बेसिकली कहां से क्या क्या चीजें बोल रहा हूं. मैंने बोला कि यार इन तीनों चीजों में मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं यहां पर, राइट. तो आप लोग एक एक करके समझे क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं. आपने कहा कि सर देखो जैसे ये कोलिजन होगा, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है, तो यहां पर इस सिचुएशन में अगर टेंशन पैदा हुआ तो टेंशन विल आल्सो बी इंस्टेंटेनियस, और अगर टेंशन इंस्टेंटेनियस पैदा होगा तो टेंशन इंपल्सिव नेचर का भी होगा. तो मतलब अगर टेंशन इंपल्सिव नेचर का है तो देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस मास प्लस बुलेट सिस्टम. इनके बीच में एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया, वो कौन सा हो गया, आपने बोला थ्रेड का. इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने कहा इनवैलिड, क्योंकि टेंशन फोर्स लगा देगा. आपने कहा पहली बात. आपने कहा सर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आपने कहा सर देखो एंगुलर मोमेंटम लग सकता है अगर इसी पॉइंट के अबाउट बात कर लो, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं इस पॉइंट को P बोल दूं तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट की बात करूं तो आपने बोला इस पॉइंट के अबाउट जो भी टेंशन का टॉर्क होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ यही लग रहा है टेंशन, और एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट तो जीरो हो गया. तो आपने कहा सर इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लग सकता है अबाउट P. समझते रहेंगे बात को. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या हम अप्लाई कर सकते हैं. आपने कहा सर बिल्कुल नहीं. आपने कहा क्यों. आपने कहा सर देखो कोलिजन इन इलास्टिक हो रहा है, भाई टकराया, अंदर घुस गया, चिपक गया, इसका मतलब कोलिजन का नेचर कैसा हो गया, इन इलास्टिक. मानेंगे कि नहीं मानेंगे. और अगर कोलिजन इन इलास्टिक हो गया प्यारे बच्चों, तो हम इसको बोल सकते हैं कि अगर कोलिजन इन इलास्टिक है देन वी कैन सिंपली से कि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी अप्लाई नहीं होने वाली. तो आपने कहा इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. आपने कहा नहीं नहीं सर एक चीज और जुगाड़ हो सकती है. अब समझना मेरी बातों को, मेरी अप्रोच को मैं यहीं पे समझाऊंगा आपको. आपने कहा देखो सर इसके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं कहीं पर भी इक्वेशन लेने की कोशिश करूं तो जैसे ये टकराएगा ये टेंशन इसके फोर्स लगाएगी, इसके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसी भी तरफ हो सकता है, क्योंकि इस टकराने के कारण एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा और इस टेंशन के कारण एक फोर्स इधर की तरफ भी तो आया इसका कंपोनेंट.
तो आपने कहा सर वेलोसिटी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किधर की तरफ होगी, पता नहीं किधर होगी, उसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होने वाली है। आपने कहा ये बात भी सही है यार, हम कैसे बताते कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? तो आपने कहा सर हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को क्लियरली डिफाइन कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, इस सिचुएशन को देख के क्या क्या चीजें एकदम श्योर हो जो होने वाली हैं, समझिएगा बात को, है ना। आपने कहा देखो मैं कुछ कुछ बातों के लिए बड़ा श्योर हूं। आपने कहा क्या क्या? आपने कहा देखो सर पहली चीज कि इसका सेंस ऑफ रोटेशन मुझे कंफर्म है क्या होने वाला है। आपने कहा जैसे ये यहां टकराएगा और ये मास m यहां आ गया तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो कुछ यहां आ जाएगा, और सेंटर ऑफ मास की दूरी यहां से कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे 3l/4, l/2 पे इसका था, लास्ट इसका था, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा। आपने कहा ये। दूसरी चीज ये भी कंफर्म है कि ये जो घूमेगा वो कुछ ऐसे ही घूमेगी, ये बॉडी, ये जो रॉड घूमेगी, क्योंकि रॉड में टर्निंग तो आएगी, ये मैं बिल्कुल कंफर्म कह सकता हूं कि इसकी वाला ओमेगा ऐसा ही होगा। तो आपने कहा चलो ठीक है ये कंफर्म है, इसको एक वेरिएबल मान लेते हैं, मान लें कि ये ऐसे घुमा ओमेगा से। मैंने कहा और क्या? आपने कहा देखो सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पे कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी दिशा कुछ इधर इधर की तरफ कहां होगी हमको नहीं पता, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं वो कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अप्रोच को समझते रहेंगे। आपने कहा चलो भैया ठीक है, किस पे कर सकते हैं? आपने कहा सर एक चीज जरूर बोल सकता हूं। मैंने कहा क्या? आपने कहा सर इस पॉइंट को अगर P बोला जाए तो रस्सी की लंबाई ना बढ़ सकती है ना घट सकती है, रस्सी की लंबाई ना बढ़ सकती है ना घट सकती है। तो आपने कहा अगर रस्सी की लंबाई बढ़ नहीं सकती घट नहीं सकती तो वेलोसिटी अलोंग द रोप मस्ट बी जीरो। इसका मतलब P पॉइंट की जो भी वेलोसिटी होगी, वट एवर द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी ये वेलोसिटी। तो आपने कहा देखो सर मुझे, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम करना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मारने की कोशिश करते तो मामला गड़बड़ हो जाता। मैं यहां पर इस बात को जरूर बोल सकता हूं कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो u इधर की तरफ होगी। आपने कहा चलो भैया ये भी ठीक है, अगर ये भी सही है, अच्छा भाई तो u हो गया। अब आपने कहा चलो भैया ठीक है, तो ये चीज तो दो मुझे कंफर्म पता चल गई कि ये मेरे दो वेरिएबल हैं। आपने कहा चलो ठीक, अब कैसे कैलकुलेट करें? आपने कहा देखो सर अब मेरी अप्रोच ये कहेगी कि यार दो अगर आपने वेरिएबल लिए हैं तो मुझे कहीं ना कहीं दो इक्वेशंस तो चाहिए ही होंगी, तभी तो हम आगे की अप्रोच कर पाएंगे, तभी तो हम इसकी सिचुएशन की बात करेंगे और फिर टेंशन की बात करके डिफाइन कर पाएंगे कि टेंशन कितना लगा। आपने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि जैसे मैं इस एंड की वेलोसिटी की बात करूंगा तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा? आपने कहा देखो सर ये ओमेगा ऊपर की तरफ जाएगा, ये यहां पर सेंटर ऑफ मास इसका हो गया, तो हम दो बातों को बोल सकते हैं। आपने कहा क्या? मैंने कहा देख वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P अगर मैं लिखता, अब मैं एक रॉड को इंडिपेंडेंट बना रहा हूं और बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं पता, मुझे सिर्फ सेंस ऑफ रोटेशन पता है ओमेगा। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P लिखूं, मुझे ये पता है कि इस पॉइंट P की वेलोसिटी इधर की तरफ होनी चाहिए। आपने कहा यस मुझे ये पता है। अब अगर मुझे ये पता है तो मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को निकालने की कोशिश करता हूं और समझने की कोशिश करते हैं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने कहा देखो सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वेलोसिटी ऑफ P को लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ P with respect to ground is equals to velocity of P with respect to center of mass plus velocity of center of mass। ये जनरली हम लोग रोटेशन में बहुत बार लिखते आते हैं। जैसे आपको याद हो कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे ओमेगा से घूम रहा हो और इसकी वेलोसिटी v नॉट हो, तो आप इस पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? आप बोलते हैं सर इसकी वेलोसिटी v नॉट होगी और पीछे की तरफ r ओमेगा होगी, तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी, सॉरी ये ऊपर की तरफ जा रहा है आगे की तरफ घूम रहा है, थोड़ा उल्टा बना दिया है, तो आप लोग ध्यान से, जनरली ओरिएंटेशन नीचे रहता है जनरल, तो r ओमेगा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आप बोल देते हैं कि सर इसका जो नेट वेलोसिटी होगा वो इधर की तरफ होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ऐसे हम लोग जनरली लिखते हुए आए हैं, ठीक है। तो अब आपने बोला कि सर इसके लिए भी ऐसा लिख सकते हैं, तो मैंने कहा देखिए यार अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ओमेगा और इसके टर्म्स में, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी, आपने कहा सर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर मैं लिखूंगा तो ये डिस्टेंस हो गई 3l/4, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3l/4 ओमेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपने कहा बिल्कुल सही है। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमको पता है। आपने कहा हाँ पता है, ये हो गई। वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ आपने कहा हमने मान ली
कि ये हमेशा टेंशन के परपेंडिकुलर हो गया, आपने कहा ये भी ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। आपने कहा चलो भाई, अब मेरे बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन स्किल दिखाने जा रहा हूं कि कैलकुलेशन स्किल को कैसे करेंगे तो जाके आपके लिए बहुत आसान हो जाए। अब आपने कहा कि सर देखो u इस दिशा में, इस पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ 3l/4 ओमेगा। अब दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, x और y किसको माना जाए, किस तरीके से समझा जाए। कई बार क्योंकि यहां पर बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ये x और y का दिया गया है, तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम इसको x और इसको y मान लें, लेकिन मैं यहां पर आपको एक नई चीज समझाने जा रहा हूं कि अगर आपने इसको x और y माना तो u कभी भी एक कोशिश हमेशा करो कि हमें यह कोशिश करनी है कि हम x और y मतलब जो परपेंडिकुलर एक्सिस है तो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, हम उसको इस तरीके से चूज करने की कोशिश करें जिससे हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम कर पाए, या वेरिएबल के साथ थीटा जितना कम इन्वॉल्व हो वो बेहतर होगा। आपने कहा अच्छा, इस बात को समझना। केशव रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपने कहा कि देखो सर मैं अगर P पॉइंट पर बात करूं तो अब मुझे ये तो पता है, लेकिन ये तो वेक्टर में लिखा है सर, तो इसका पहले मुझे अगर इनका सब्ट्रैक्शन करना है तो मुझे वेक्टर लिखना पड़ेगा। वेक्टर लिखने के लिए मुझे पहले x एक्सिस और y एक्सिस डिफाइन करनी पड़ेगी। मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं इनकी दी हुई x और y एक्सिस मान लूं, या मैं यहां पर अपने हिसाब से डिफाइन कर लूं ताकि हमारा क्वेश्चन कन्वीनियंटली हो जाए। ठीक है, ये बात भी समझिएगा, क्योंकि अब यहां से मेरा सॉल्यूशन थोड़ा अलग जाएगा जो एक्चुअली सॉल्यूशन उन्होंने दिया है उसके रिस्पेक्ट में, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। आपने कहा चलो ठीक है। आपने कहा देखो सर मैं यहां पर एक चीज और बोल सकता हूं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या है वो अब आप लोग यहां पर समझिएगा। पहले इतनी सारी बातें, देखिए क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, ये बात आप मान के चलेगा कि भैया INPHO के 3 घंटे के पेपर में 5 क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चन का साइज बड़ा होता है। तो इन क्वेश्चन को दिमाग में रखने के लिए आपको पेन, कॉपी पे पेन लगातार चलाते रहना है। अगर आप कॉपी पर पेन नहीं चलाएंगे, लिखेंगे नहीं, तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो कृपया करके लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ, ताकि मैं बीच बीच में आपको बोलूंगा मैंने वहां पर ये किया था, तो आप उसको कनेक्ट कर सकें। ठीक है ना। आपने कहा चलो ठीक है, तो अब मैं इस पेज को अब आगे लेके चल रहा हूं, इसी सिचुएशन को आगे की तरफ। ठीक है। आपने कहा चलो भाई, तो अब हमने क्या क्या बातें कर ली हैं वो मैंने आपके सामने कर ली। अब मैं इसको यहां से थोड़ा सा हटा रहा हूं और सिर्फ इस स्टेटमेंट को यहां पर लिखूंगा। आपने सब लिंक हटा दी। मैंने कहा बस मेरे पास ये एक ये है कि इसको मैंने पॉइंट P माना हुआ है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका ओरिएंटेशन ओमेगा, दो वेरिएबल्स हैं। और मैंने ये लिख दिया है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा, इट कैन बी वेरी सिंपली डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ऐसे लिख सकते हैं क्या? भैया देखो, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हम कैसे लिख रहे थे? वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एक सेकंड में उल्टा लिख दिया, हमने ऐसे लिख दिया था बेटा, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरीके से हमने लिखा भी था। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम लिखना भी चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। दिस विल बी अ माइनस साइन। राजा भाई, आपने का माइनस, ठीक है। अब हमने कहा कि यार देख भाई, एक चीज हम यहां पर, और क्योंकि एक इक्वेशन तो मैं सेंटर ऑफ मास के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां से बोल दूंगा, लेकिन मैं सेंटर ऑफ मास के इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक चीज और समझनी पड़ेगी कि सेंटर ऑफ मास जो यहां पर है, अगर हम ध्यान से देखें तो इस रॉड के ऊपर जो भी फोर्स लगा होगा वो T का इधर की तरफ लगा होगा, मतलब फोर्स परपेंडिकुलर टू द, देखिएगा बेटा मेरी सेकेंड लाइन, फोर्स परपेंडिकुलर टू द रोप इज 0। अगर परपेंडिकुलर टू द फोर्स कोई नहीं लगा है, इट मींस वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम
परपेंडिकुलर टू रो। आपने कहा सर पूरे के पूरे सिस्टम का नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह जरूर बोल सकते हैं कि इसके परपेंडिकुलर दिशा में कोई भी फोर्स नहीं लगा है। और अगर परपेंडिकुलर दिशा में कोई फोर्स नहीं लगा है प्यारे बच्चों, तो हम इस बात को बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि इसके परपेंडिकुलर दिशा में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो आपने कहा सर देखो यहां से हमको एक चीज समझ में आई कि अगर हम इस दिशा को x बोल दें और इसको इस दिशा को y बोल दें, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने इसको x बोल दिया, आपने बोला इसको y बोल देता हूं, तो आपने कहा सर मेरे लिए ये दिखाई पड़ जाएगा आसानी से कि मैं ये बोल सकता हूं कि x दिशा में मोमेंटम कंजर्व होगा, y दिशा में मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें टेंशन लग रहा है। जैसे अपन बोलते हैं अभी तक, तो हमारे लिए एक सिचुएशन बड़ी आसान हो जाएगी, बड़ी क्लियर कट अपन को समझ में आ जाएगा। आपने कहा चलो ठीक है, तो x दिशा में अगर मोमेंटम मेरा कंजर्व हो जाएगा, तो आपने कहा सर x दिशा में मोमेंटम कितना होगा। आपने कहा देखो सर ये लाइन जो है इसका यहां से ये एंगल थीटा बन रहा है, देखो वर्टिकल एंगल इसी का थीटा दिया है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा v नॉट साइन थीटा, और इसका इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा। तो आपने कहा सर देखो अगर किसी तरीके से जुगाड़ से मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी इस दिशा में पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। आपने कहा फिर क्या, आपने कहा फिर तो काम हो गया। आपने कहा P पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो पता ही है, आपने कहा 3L/4 ओमेगा, और हमें अब एक्सिस भी पता चल गई, तो आपने कहा सर देखो हमारे लिए तो पूरा काम हो गया। आपने कहा क्या हो गया, मैंने कहा देखो भैया ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, बोला हाँ या ना। तो आपने बोला ये देखो ये थीटा, देखो उल्टा लिखा बोलते भी नहीं तुम लोग, थीटा गलत लिख देता हूं मैं भी, छी वाली गलती, ये 90 माइनस थीटा होगा यार मेरे भाई, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपने बोला माइनस का u i कैप। बहुत ध्यान से, बहुत बेसिक बात, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बस कहानी को समझते रहोगे, मजा आता रहेगा, कहानी को समझते रहो। माइनस x माइनस y, आपने कहा माइनस 3L/4 ओमेगा साइन थीटा, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा, किसमें, आपने बोला i कैप, माइनस 3L/4 ओमेगा इंटू कॉस थीटा, किसमें, आपने बोला j कैप। यही तो होगा। और आपने कहा कि सर देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होना चाहिए, इसका प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का, वो इसके बराबर होना चाहिए। तो आपने देखो अब मैंने एक्सिस को घुमाने से मुझे कितना प्रॉफिट मिल गया, ये आप देख लो, आपको पता चल जाएगा, आपको मजा आ गया। आपने कहा सर देखो इसका मतलब अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया। आपने कहा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिस माइनस दिस हो गया, तो जैसे आप इसको माइनस करोगे तो क्या हो गया, आपने बोला 3L/4 ओमेगा साइन थीटा माइनस u, 3L/4 ओमेगा साइन थीटा माइनस u आई कैप, माइनस इसको करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3L/4 ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। तो आपने कहा सर देखो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन्हीं दो वेरिएबल के टर्म्स में। अब सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने के लिए हमने नया वेरिएबल नहीं डिफाइन किया, यही डिफाइन कर दिया। आपने कहा लो भैया हो गया काम। आपने कहा इसका मतलब, आपने कहा सर इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इस दिशा में, आपने कहा देखो भैया लिख दी 3L/4 ओमेगा साइन थीटा माइनस u, और इस दिशा में आपने लिख दिया 3L/4 ओमेगा कॉस थीटा। अरे मेरे बच्चों बहुत बड़ी इक्वेशन बन गई। आपने कहा सर इस दिशा का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कोई फोर्स नहीं लगा इस दिशा में। आपने कहा देखो भैया चमकता हुआ दिखाई पड़ गया कि नहीं पड़ गया, अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आप देखना, अब मैंने लिख दिया mv नॉट, कंजर्व को, मोमेंटम को कंजर्व कर रहा हूं किस दिशा में, परपेंडिकुलर। इस रस्सी ने फोर्स इधर लगाया है, इस रस्सी ने फोर्स इधर लगाया है, इसका फोर्स इधर नहीं लगा है। इसका फोर्स अगर इधर नहीं लगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं लगा है तो मोमेंटम में परिवर्तन आ ही नहीं सकता है। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मैं यहां पर बोलता हूं तो मैं बोलूंगा कि भैया देखो ऊपर की तरफ कितना हो गया। आपने कहा सर देखो इनिशियल तो था mv नॉट साइन थीटा, तो आपने कहा इनिशियल मोमेंटम लिख दिया है, दिस इज द p इनिशियल, इट मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल। फाइनल कितना हो गया, आपने कहा सर फाइनल ये तो यहां पर 2m मास है, क्योंकि ये B यहां पहुंच गई तो यहां मास कितना माना जाएगा सेंटर ऑफ मास पे। आपने कहा सेंटर ऑफ मास का मास हो गया 2m, और वेलोसिटी इस दिशा में कितनी हो गई 3L/4 ओमेगा साइन थीटा माइनस u। अरे बोल मेरे भाई बात चमकती है क्या।
मेरा पिक्चर बनती है क्या तुम्हारी? आपने कहा सर बिल्कुल सही है। बेसिक बेसिक बातें हैं, बेसिक बेसिक बातें, कुछ नए तरीके से नहीं कर रहा हूं, बस मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आप अप्रोचेस को समझते चलें। अब यहीं पर अगर मैं एक छोटी छोटी गलती क्या भारी क्या कर देती, अगर मैं यहां पर यू का पॉइंट बनाता, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, तो मुझे वापस से जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकलती तो वापस से वो इसी वाई और एक्स के फॉर्मूले में निकलती, और फिर जब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करता तो वापस से मैं उसके कंपोनेंट निकालना होता इस दिशा में। तो दो बार काम होता कि नहीं होता? मेरी बात को समझना बच्चों, यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यही चीजें होती हैं जो आपको अलग खड़ा करेंगी दूसरों से। सबको पता है, कई लोगों को बोलता रहे क्या है सर, कुछ भी नहीं सर, इसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो और परपेंडिकुलर दिशा में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अप्रोच तो इतनी है ना क्वेश्चन की। पॉइंट होता है कि जब आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो कैसे एक्सेस को चूज करना है, कैसे कैलकुलेशन करनी, उसी में लंका लगती है बच्चों की। तो कृपया करके बहुत बेसिक बेसिक बातें जो समझा रहा हूं उनको ध्यान से देखते चलेंगे। तो एम बी नॉट साइन थीटा कितना हो गया, 2m इंटू 3l/4 ओमेगा साइन थीटा माइनस यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सा मेथड हो गया, यहां से m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी नॉट, देखिए यहां पर मैं पहली इक्वेशन लिख रहा हूं, वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू 3l/4 ओमेगा साइन थीटा माइनस यू। यहां से मेरी पहली इक्वेशन आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन आप सभी लोग निकालेंगे, आपको मैं समय दे रहा हूं, ये समय मैंने स्टार्ट कर दिया है 120 सेकंड का। मेरे साथ काम करोगे मजा आएगा, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपको 180 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं। आप सभी बच्चे अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे अबाउट पॉइंट पी। कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी, और सेकंड इक्वेशन बनाइए। पहली इक्वेशन आपके सामने ये लिख दी है, सेकंड इक्वेशन आप सभी को बनानी है, जल्दी से बनाइए और आंसर बताइए। एक मिनट 1.5 मिनट बचा है बच्चों आपके पास। अरे यार तुम लोग सॉल्व करने भाग जाते हो क्या? चलो कोई बात नहीं। अच्छा कोई डिसलाइक भी कर गया भाई, डिसलाइक क्यों कर गया यार तुम लोग? ऐसा मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया क्या? चलो कोई बात, लेकिन करिए, इसके बाद मैं आपको करता हूं, इसके बाद मैं बेसिक से सारी बातें आपको समझाता हूं। हाँ, बॉल सिस्टम का करना है। हेलो निपुण, हाउ आर यू बेटा? बॉल एंड सिस्टम का, तो पहली इक्वेशन जो है वो मैं यहां लिख रहा हूं कॉर्नर में, दैट वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू 3l/4 ओमेगा साइन थीटा माइनस यू। हमें थीटा की वैल्यू पता है तो हमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 दी गई है, तो हम वहां वैल्यू पुटअप कर सकते हैं करस्पॉन्डिंगली और हम आंसर निकाल देंगे। बॉल का इनिशियल एंड सिस्टम का फाइनल, हाँ मतलब बॉल का इनिशियल होगा क्योंकि इनिशियली तो सिस्टम मूविंग नहीं था। चलो भाई घंटी बज गई, आ जाओ।
मैं सभी पूरा उड़ा देते हैं। अब मैंने बात की मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट पी। जल्दी आ जाओ, फटाफट अब करेंगे और सारी सिचुएशन को जल्दी जल्दी समझेंगे। ये P पॉइंट पकड़ लिया, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो अगर P पॉइंट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम कैसा हो गया, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P। तो L इनिशियल अगर मैं लिखूंगा तो सिर्फ ये तो रॉड का तो कुछ भी नहीं, ये तो जीरो है, सिर्फ यही वाला पार्टिकल जा रहा है। कितनी दूर जा रहा है, यहां से L से जा रहा है, इसका मास कितना है, आपने बोला m, तो आप बोल सकते हैं mv0 इंटू L। डायरेक्शन आपने बोला बाहर की तरफ, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। आपने कहा चलो ये भी ठीक। L फाइनल अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आपने कहा देखो सर अगर L फाइनल की बात करेंगे तो इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने दो तरीके से निकाल लिया, एक ऐसा है और एक इसका कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किस तरफ लिया जाए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैलेंज है। ये आप लोग जल्दी से बताओ और जल्दी से सॉल्व करो और बताओ मुझे क्या होने वाला है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग किधर लेने वाले हैं, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, बताएंगे बच्चों। आपने कहा सर हमने तो वेलोसिटी ऐसे नहीं समझे बात को। अब देखो इस सिचुएशन में आपने कहा सर यहाँ तो हमें वापस से ओरिएंटेशन बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस P पॉइंट के अबाउट चाहिए तो कहीं ना कहीं मुझे परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए सेंटर ऑफ मास की। मुझे इस दिशा की वेलोसिटी मिलेगी तो हम गड़बड़ा जाएगा मामला हमारा। आपने कहा हाँ, इसका मतलब इसको हटाओ, इसको हटाओ। हमको क्या पता है, आपने कहा देखो सर हमको तो ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो था। अरे मेरे भाई अभी तो निकाला u और ये हो गया 3L/4 ओमेगा। तो आपने कहा सर अब एक काम करो, इन दोनों को ऐसे इस एक्सिस के वो डिवाइड कर दो, तो u का ये एंगल थीटा, ये हो गया कैसा 90 माइनस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये थीटा है तो ये हो जाएगा u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा। आपने कहा अभी तो आपने लिखा था वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे तो लिखते हैं हम लोग। तो आपने कहा सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को बिल्कुल सिंपल ही लिख देंगे आप, तो वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। आपने कहा सर अगर आप लिखना चाहे तो डायरेक्टली ऐसे लिख दो। अब ध्यान से देखना, इससे लिखने से फायदा क्या मिल रहा है इसलिए समझा दे रहा हूं। तो आपने कहा सर क्योंकि मुझे सिर्फ परपेंडिकुलर दिशा में वेलोसिटी चाहिए तो मैंने परपेंडिकुलर दिशा में तोड़ दिया, रादर देन इन दोनों को तोड़ो, उससे बेहतर है इसी को तोड़ दो, डायरेक्टली लिख दो। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर इसको माइनस करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर दिशा का जो कंपोनेंट हो जाएगा p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो 3L/4 ओमेगा माइनस u sin थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जैसे अभी अपन ने निकाला था। तो इट विल बिकम, जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगी, तो आप जैसे वेलोसिटी ऑफ p से इसको माइनस करेंगे तो u sin थीटा देखो क्या हो गया, माइनस का u sin थीटा, नीचे की तरफ डायरेक्शन है y कैप है, वो पीछे की तरफ वो है, तो माइनस u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप माइनस ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, आपने कहा वो भी नीचे की तरफ है, माइनस 3L/4 ओमेगा। माइनस करेंगे तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया वो हो जाएगा 3L/4 ओमेगा माइनस u sin थीटा j कैप माइनस u cos थीटा i कैप। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, इधर की तरफ u cos थीटा हो जाएगी, ऊपर वाला कंपोनेंट मेरा निकल के आ गया। आपने कहा ऊपर वाला आ गया तो फाइनल मोमेंटम लिखना आसान हो गया। आपने कहा कितना हो गया, आपने कहा देखो सर फाइनल मास हो गया 2m, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर दिशा में जो हो गई वो हो गई 3L/4 ओमेगा माइनस u sin थीटा इनटू डिस्टेंस कितनी हो गई, आप बोल सकते हैं ये डिस्टेंस हो जाएगी, इट इज 3L/4। देखो मेरे भाई कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी से। ये तो m प्लस यहां तक हो गया ना, प्लस क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे प्लस i सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक, अब दोनों की इक्वेट कर दीजिए। आपने कहा बिल्कुल, आ जाओ। आप कैसे करेंगे, आपने बोला L इनिशियल बराबर L फाइनल, तो दोनों की दिशा अगर आप देखेंगे तो ये भी ऊपर की तरफ आया है और साइंस ऑफ ओमेगा भी ऊपर की तरफ, मतलब दोनों सबका डायरेक्शन बाहर की तरफ है, किसी में माइनस साइन लगना ही नहीं है, तो सबको इक्वेट कर दीजिए। L इनिशियल बराबर यहां पर हो गया 2m इंटू 3L/4 ओमेगा माइनस u sin थीटा इंटू 3L/4 प्लस i सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा कितना हो जाएगा, आपने कहा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया L के अबाउट सेंटर के अबाउट mL/12 होता है, L/4 शिफ्ट होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे, mL/12 प्लस mL/4 का होल स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड का, प्लस इसका भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना पड़ेगा इस सिस्टम का भी, तो प्लस mL/4 और होगा,
तो प्लस m इंटू L/4 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ध्यान से देखिए, अगर कोई गड़बड़ लगे, छोटी सी भी अगर आपको टेंशन लग रही हो तो आप मेरे से बोल सकते हैं। ये बेटा मतलब ये लेवल कैलकुलेशन में बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं इसके लिए आपको बोलूंगा ये क्वेश्चन जेई एडवांस में पैराग्राफ में आ सकता है। अगर एक क्वेश्चन जेई एडवांस पूछेगा तो उसमें कम से कम 3 क्वेश्चन पूछेगा, 4 क्वेश्चन। वही सेम सीक्वेंस यहाँ पे भी है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अपर लेवल है, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है, आ सकता है, लेकिन आपको बेसिक कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा होती है तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समेटना भारी होता है। मतलब वो होता है ना कि रायता बहुत फैल जाता है, इसलिए समेटता नहीं है, तो वो रायता फैलने की टेंडेंसी यहां पर आ जाती है। तो अगर आप इसको इक्वेट करेंगे बेटा, तो अगर आप इक्वेट करेंगे तो यहां से ओमेगा और यू दोनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब क्योंकि ये इक्वेशन दोनों बड़ी हैं, उसको पूरा सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो फिर काफी समय खराब हो जाएगा। अब मैं एक सेकंड इक्वेशन के आंसर देख लेता हूं जरा, क्या है। ओमेगा आ जाएगा V0/L और U आ जाएगा, ओमेगा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी V0/L और U की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी V0/3√3। मतलब अब आपके पास ये सिचुएशन पूरी की पूरी आ गई। तो आपने कहा सर ये तो पूछा ही नहीं गया था। पूछा क्या गया था? आपने कहा सर पूछा तो टेंशन गया था, आपने ये क्या निकाल दिया? ये तो पूछा ही नहीं है। अब टेंशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? अब टेंशन पे आओ, नए पेज से आपको समझाता हूं। आपने कहा सर देखो हमको यू पता है, वी पता, सब पता है। आपने कहा हाँ, मुझे कहा, मैंने कहा हाँ भैया आपको सब पता चल गया, ये रॉड भी पता चल गई, ये भी पता चल गया, और इस रॉड की ओमेगा भी पता चल गई, और इस पॉइंट की स्पीड भी पता चल गई u, दैट इज V0/√3। क्या है? 2√3 क्या था? 3√2, सॉरी, V0/3√2। और इसका ओमेगा जो हो गया दैट इज V0/2, आई थिंक सो, V0/L। ठीक है, तो अब यहां से आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अब तो मुझे ये तो समझाओ सर कि टेंशन कैसे निकाले। हमारे पास ये सब तो आ गया, वेलोसिटी आ गई, आफ्टर मोशन आ गया, कोलिजन के बाद क्या होगा ये पता चल गया। अब टेंशन कैसे निकलेगा ये कैसे बताएं? कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब इसीलिए बेटा समय दिया जाता है। अगेन हम बात करेंगे तो समय बहुत ज्यादा दिया जाता है इन सब क्वेश्चंस में, इसीलिए दिया जाता है कि आप वो सारी कैलकुलेशंस को कर सकें। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एक का आइडिया आया, क्या नाम है? ज्योतिर्मय डे। गुड। उन्होंने कहा सर टॉर्क कैलकुलेट करते हैं और एक्सीलरेशन को निकालते हैं। आपने कहा सर देखो मुझे कुछ नहीं पता। आपने कहा मुझे एक चीज कंफर्म है। मैंने कहा क्या? आपने कहा देखो सर ये पॉइंट जो है ना, इसका कुछ सर्कल में घूमेगा ये, और जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का उपयोग आया है। जल्दी से थॉट दीजिए, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 120 सेकंड। थॉट दो, कोशिश करो, जो अच्छा सोच सकते हो वो सोचो, जो सोच सकते हो वो सोचो। अब आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि क्या करना है। इतना याद आ रहा है कि ये सेंटर की तरफ जाएगा। अगर ये सेंटर की तरफ जाएगा तो आपको अपने आप सिचुएशन दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। देखने की कोशिश करो बच्चे, क्लियर है आपके लिए? तो पॉइंट P जो होगा, इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। पॉइंट P जो है ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। दिखाई पड़ रहा है कुछ? तो आपने कहा कि सर देखो अगर ये सर्कल में घूमेगा तो इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा? आपने कहा परपेंडिकुलर वेलोसिटी अगर u है और स्ट्रिंग की लंबाई कितनी दिया गया है? स्ट्रिंग की लंबाई को दिया था क्या? हाँ, स्ट्रिंग की लंबाई d दिया है। स्ट्रिंग की लंबाई d दिया है तो इट इज एक्सीलरेशन इस पॉइंट का जो होना चाहिए, इट शुड बी u²/2d। तभी तो ये सर्कल में घूम पाएगा।
मैथ्स फिजिक्स भाई भाई। आपने कहा चलो भाई अब क्या करें, आपने कहा अच्छा इसका मतलब इस पॉइंट का जो नेट एक्सीलरेशन होगा इट शुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2d, क्योंकि भाई ये ऐसे तो कहीं जा नहीं सकता बेटा, जो भी इसका एक्सीलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग होगा इट शुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2d। तो आपने कहा बिल्कुल सही है। अब टेंशन इस रॉड पे इधर की तरफ लग रहा है, इस रॉड पर कितने फोर्स लगे? आपने कहा सर इस रॉड पर जो फोर्स लगेगा वो तो ये लगेंगे, टेंशन पीछे की तरफ लगेगा। आपने कहा बिल्कुल लगेगा टेंशन पीछे की तरफ। और आपने कहा एक तो इसका mg है, लेकिन ये रखी कहां पर है? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखी। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो बच्चों कहां पर ये रखी हुई है। अब कई बच्चे यहां पर, सबसे बड़ी पता है एक बच्चे ने गलती क्या की थी, मेरे बहुत बेसिक गलती बताऊं मैं आपको। उसने अब कुछ देर बाद ये भूल गया कि क्वेश्चन में क्या लिखा था। उसने यहां पर लिखा, उसने टॉर्क लगाया यहां mg का। उसने कहा सर mg का टॉर्क, टेंशन का टॉर्क, बवाल चालू। लेकिन वो ये बात जरूर भूल गया था कि भैया यहां पर mg लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी गई है। ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ d लाइज ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि ये एक टेबल के ऊपर का सेटअप है। इसका मतलब mg का टॉर्क नहीं आने वाला, सिर्फ इसका टॉर्क आएगा। कौन सा फोर्स होगा? अकेला अकेला सिर्फ टेंशन होगा। तो आपने कहा सर इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, टेंशन T। क्या फोर्स है बच्चों को? आपने कहा सर सिर्फ एक फोर्स है एंड दैट इज T। तो आपने कहा अगर सिर्फ एक ही फोर्स है जिसका नाम टेंशन T है, तो आप बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो सिर्फ इसी के कारण होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू T अपॉन 2m। और तो जो एक्सीलरेशन आएगा इसके कारण वो इधर की तरफ आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू T अपॉन 2m। आपने कहा बिल्कुल सही है। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आपने निकाल दिया, दैट इट इज इक्वल टू T बाई 2m। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन की दिशा भी पता चल गई, इधर की तरफ होगी। आपने कहा और, तो मैंने कहा और इस सेंटर ऑफ मास के बाद ये टेंशन लगेगा, तो टेंशन इसको जो टॉर्क देगा उसके कारण इसका एक्सीलरेशन भी होगा, तो टेंशन का टॉर्क इधर की तरफ। तो आपने कहा सर देखो अब मैं इसको अगर क्लियरली डिफाइन करूं, तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको टॉर्क को डिफाइन करने जा रहा हूं, और ध्यान से आप इस सिचुएशन को क्लियरली देख लीजिए एक बार, तो आपका ये कहानी क्लियर हो जाए। आपने कहा सर देखो टेंशन T इधर की तरफ लगा, इसका मतलब लगने वाला नेट फोर्स सिर्फ T है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। mg हॉरिजॉन्टल में बैलेंस हो जाएगा, उसका कोई टॉर्क नहीं आएगा। टेंशन के भी दो कंपोनेंट होंगे। आपने कहा ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा, बिकॉज दिस एंगल वाज गिवन एज थीटा, सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, सो दिस इज T cos थीटा एंड दिस इज T sin थीटा। T sin theta is passing through the center of mass, that is why the torque of this T sin theta is 0। but अगर मैं center of mass के about बात करूं, तो torque about center of mass it is equals to T cos theta। तो T cos theta, क्योंकि center of mass की ओर रोटेट भी करेगा, तो अल्फा भी निकल के आएगा, तो सेंटर ऑफ मास की ओर जो टॉर्क हो जाएगा T cos थीटा का, वो कितना हो गया? आपने बोला ये डिस्टेंस हो जाएगी 3l/4 इंटू 3l/4, इट मस्ट बी इक्वल टू I इंटू अल्फा। तो फ्रॉम हियर आई कैन कैलकुलेट द एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड इट विल बी समवेयर लाइक दिस वन। आपने कहा सर इसके कारण जो अल्फा आ जाएगा, इट कैन बी इजिली डिफाइंड एज T cos थीटा इंटू 3l/4 अपॉन I। आपने कहा ये अल्फा हो गया। एक्सीलरेशन की दिशा पता है, आपने कहा यस सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन टेंशन की दिशा में होगा और अल्फा इधर की तरफ होगा। आपने कहा चलो भैया P पॉइंट का एक्सीलरेशन लिख देते हैं, और नेट एक्सीलरेशन की दिशा किधर की तरफ? जो इधर की तरफ होगी, इट मस्ट बी इक्वल टू U स्क्वायर अपॉन D। आपने कहा कंपेयर करो, आंसर निकल के आ गया, आप कुछ नहीं बचा है। मेरी बात को समझना, मैंने क्या बोला? P पॉइंट का एक्सीलरेशन किसके टर्म्स में लिख दें? आपने कहा सर P पॉइंट का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं लिखना चाहूंगा, तो आप यहां से बोल सकते हैं, एक सेकंड में मिस्टेक है, आप यहां से बोल सकते हैं कि इसका एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे? तो एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट कैन बी डिफाइंड एज एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपने कहा इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो P पॉइंट का एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द थ्रेड मस्ट बी इक्वल टू U स्क्वायर अपॉन D। जल्दी से कंपेयर करो, और ये आंसर आपका आ चुका है। यहां से टेंशन निकल के आ जाएगा, एक लाइन में अब इक्वेशन रह गई, अब कुछ भी नहीं रह गया। ओमेगा आपको पता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को पिक्चर में लेना ना भूलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जरूर पिक्चर में लें। रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ओमेगा आपको पता है। तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पॉइंट के पास सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या क्या एक्सीलरेशन होंगे, ये एक बार मैं और लिख देता हूं, क्योंकि यही छोटी गलती एक और हो सकती है आपसे, वो मैं एक बार यहां लिख देता हूं। तो आपने कहा कि सर देखो मुझे अब क्या क्या पता चल गया, थर्ड फिगर से आप समझ लेंगे सब कुछ। आपने कहा सर ये सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट P,
और मुझे ये पता है कि ये ऐसे घूम रहा है। अगर ये ऐसे घूम रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसके पास एक अंदर की तरफ एक्सीलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L/4, और चूंकि इसके पास एक एंगुलर एक्सीलरेशन भी है तो एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन उल्टा आया था शायद, इधर की तरफ आया है, अल्फा इधर की तरफ है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैंने उल्टा बना दिया शायद जल्दबाजी में। तो अगर आप एंगुलर एक्सीलरेशन के रेस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो ये नीचे नहीं ऊपर की तरफ होगा, पम 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 पम, एंड इज इक्वल टू 3L/4 इनटू अल्फा। तो आपने कहा देखो सर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पी के क्या एक्सीलरेशन हो गया, आपने कहा सर एक्सीलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये मैंने फिगर के फॉर्मेट में दिखाया ताकि कोई गलती नहीं हो आपसे। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ होगा, आपने कहा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन इधर की तरफ होगा, एंड दैट इज इक्वल टू T/2m। तो आपने कहा सर एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट पी अगर मैं नेट लिखना चाहूंगा तो मैं बेसिकली इन तीनों को जोड़ने ही तो वाला हूं। तो ऊपर की तरफ हो गया एक्सीलरेशन 3L/4 इंटू अल्फा, इधर की तरफ हो गया एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L/4, सही लिखा है, और इधर की तरफ एक्सीलरेशन हो गया T/2m। तो नेट एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द रॉड इट मस्ट बी इक्वल टू, और जो इधर की तरफ एक्सीलरेशन होना चाहिए ऑफ दिस पॉइंट P इट मस्ट बी इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन d। u पता है, d पता है, ये सारी वैल्यूज पता है, सिर्फ टेंशन नहीं पता है, आंसर निकल के आ गया। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व्ड नाउ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को वापस चलते हुए सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को कहीं पर भी लग रहा है कोई दिक्कत, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तसल्ली सॉल्व करिए। मैंने कोशिश करी है कि हर छोटे से छोटे पॉइंट को जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं करूं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए मुझे। आप जो भी बच्चे मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी ऑन माय दिस नंबर। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जल्दी से आओ नेक्स्ट पॉइंट पर। अब मैं आ रहा हूं साउंड वेव के क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन पूछा था, मतलब लिटरली क्या क्वेश्चन पूछा था। हाउ इज द फॉर्मेट, आंसर लिखने का तरीका बेटा अभी समझा रहा हूं बेटा, इसमें मैं लेके भी आया हूं। ये पूरा मैंने सॉल्यूशन कैसे लिखना है, ये उनके जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस है उस तरीके से पूरा लिख के भी दिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है। वो मैं लेके आया हूं साक्षी, अभी मैं बताऊंगा बच्चे। द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशंस, वो उन्होंने जैसे प्रेस्क्राइब किया है वो सारे के सारे मैं लेके आया हूं। लेकिन उसके पहले इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ा जाए। बोला गया है एक साउंड सोर्स है इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद टाइम पीरियड t। एक साउंड सोर्स जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और जिसका टाइम पीरियड दिया गया है t, ठीक है। इट इज कंटिन्यूअसली एमिटिंग साउंड ऑफ अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी f0। टू डिटेक्टर्स 1 and 2 आर प्लेस्ड समवेयर इन द सेम प्लेन एज द सर्कुलर ट्रेजेक्टरी ऑफ द सोर्स। द फ्रीक्वेंसी f of the sound received by the two detectors is plotted as a function of time t as shown below. The clock of the two detectors are synchronized. क्लॉक जो है वो सिंक्रोनाइज्ड है, ये बता दिया गया है। तो दोनों का जो मीन या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी आई है उसका ग्राफ दे दिया गया है, ठीक है। ग्राफ से क्या क्या बातें समझ में आ रही, पहले उनको क्लियरली समझा देता हूं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ग्राफ से जो पहली बात आपको नजर आती है वो क्या है, एक तो पीक यहां पर है, ये वैल्यू कहां पर आई देखिएगा, ये वैल्यू यहां से आ रही है यहां पे। एक जो ग्राफ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा दिखाई पड़ रहा है। तो ईच कॉलम स्टैंड फॉर 1 सेकेंड, ये टाइम है इन सेकेंड में। तो ये कहां पर हो गया, आपने कहा सर देखो ये हो गया 10 15 और ये 16, तो 16 सेकेंड में आया। ये इसका मिनिमा है, ये इसका मिनिमा है। आप बोल सकते हैं यहां इसका मिनिमा 1 सेकेंड पे, या आप इसका मिनिमा यहां देख सकते हैं, यहां पर आया। आप बोल सकते हैं ये कहां पर है, आपने बोला 25 पर। इसका मैक्सिमा वापस से आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहां पर कहां पर आ गया, आपने कहा 40 पर। दिखाई पड़ता है, आपने कहा बिल्कुल सही। तो मैक्सिमा टू मैक्सिमा दूरी 16 सेकेंड से 40,
मिनिमा 25 से वापस यहां पहुंचेंगे। देखिए यहां पर मिनिमा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने कहा ये कहां पर हो गया, आपने बोला सर थोड़ा सा पहले 50 के, मतलब ये कुछ 49 का फैक्टर आ रहा है। आपने कहा हाँ बिल्कुल सही, 49 पे। आपने पहला वाला, अब दूसरे ग्राफ पर देखिएगा, इसका मैक्सिमा कुछ यहां पर है, दिखाई पड़ता है। ये ग्राफ एग्जैक्टली यहां पर आ रहा है, आपने कहा एग्जैक्टली यहां पर है, मतलब ये ग्राफ हो गया एग्जैक्टली 20 पर। दूसरा मैक्सिमा, आपने कहा इसका दूसरा मैक्सिमा यहां पर है, कहां आ रहा है, आपने कहा एग्जैक्टली यहां पर आ रहा है। ये कितना होगा, आपने बोला सर 35 के एक पहले है, तो इट इज 34। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं तो दो मैक्सिमा के बीच की दूरी कितने सेकंड की है, आपने बोला सर 34, इसका -20 करेंगे तो इट इज 24 सेकेंड्स। इसका आपने कहा 40 -16 करेंगे तो इसका पीक की भी जो दूरी हो जाएगी वो भी 24 सेकेंड्स है। इवन यू विल कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द मिनिमास, इट ऑल्सो कम्स टू बी 24 सेकेंड्स। आपने कहा चलो ठीक है। ये तो कुछ ग्राफ की बातचीत हो गई। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो सुनी गई है वो 1300 हर्ट्ज है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो उसने सुनी है वो 800 है, और इसका मिनिमा और इसका ये यहां पर गिवन है। इसका मिनिमा मैक्सिमा नहीं दिया गया, सिर्फ एक का ही दिया गया 800 और 1300। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या है वो समझना स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम टू बी 330 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स। सोर्स का टाइम पीरियड क्या है, सोर्स का टाइम पीरियड पूछा गया। आपने कहा डिटेक्टर के ग्राफ से, डिटेक्टर ने ये साउंड सुनी है, डिटेक्टर दोबारा मैक्सिमम साउंड कब सुनेगा। आपने कहा यहां से दोबारा मैक्सिमम साउंड सुनेगा 24 सेकंड बाद। उसने कहा दोबारा कब सुनेगा, आपने कहा जब सोर्स वापस से उसी पोजीशन पे आ गया होगा जहां से चला था, जो उसने यहां पर किया होगा, जब वही चीज यहां करेगा तभी तो वही चीज रिपीट होगी कि नहीं होगी। तो आपने कहा इसका मतलब जो सोर्स है उसका टाइम पीरियड कितना हो गया, आपने कहा 24 सेकंड। तो आपने कहा इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि दोनों के मैक्सिमा के बीच की दूरी 24 सेकंड है, इवन मिनिमा के बीच की दूरी भी 24 सेकंड है। इसका मतलब हर 24 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन वही हो रही है, सच दैट वहां से मैक्सिमा साउंड सुनाई पड़ रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ रही है या मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ रही है। तो यहां से पहली चीज जो क्लियर हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाती है कि भैया यहां पर जो बिटवीन द सेक्शंस जो डिफरेंस है दैट इज 24 सेकंड। तो ये बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो आप बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, 24 सेकंड, क्योंकि पीक फ्रीक्वेंसी है। आपने कहा चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आसान समझ में आ गया। इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन, द फिगर बिलो शोज द सर्कुलर ट्रेजेक्टरी ऑफ द सोर्स एस, क्वालिटेटिवली मार्क द पोजीशन ऑफ बोथ द डिटेक्टर्स by indicating 1 and 2. Here O denotes the center of the trajectory. You must provide the detailed justification of your answer in the detailed answer sheet. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहां पर जब वो डिटेल मांगते हैं ना, तो दे वांट यू टू कंसीडर ऑल द पॉसिबल केसेस। आपको लगता है कि सर हमको तो नहीं पता कि डिटेक्टर कहां होगा, उसने सर्कुलर पाथ दे दिया, उसने शो कर दिया। एक सेकेंड, ये डायग्राम नहीं है क्या, ये कुछ शो कर दिया, समझिएगा। अभी मैं यहां पे समझाता हूं एक छोटे से फिगर के साथ, और फिर हम लोग इस पे समझते हैं। आपने कहा सर ये एक सोर्स का पाथ है, ये सोर्स चल रहा है। आपने कहा बिल्कुल सही, सोर्स कुछ सर्कुलर पाथ पे चलेगा। और इसके लिए मैं कुछ एक पहले फिगर लेता हूं ताकि मैं बाद में इनसे आपको डिफाइन करूं। पहले मैं एक फ्रेश क्वेश्चन ले लेता हूं। एक सेकेंड बच्चों, खाली पेज ही नहीं लिया। पहले मैं समझा देता हूं कि एक्चुअली क्वेश्चंस को कैसे है, फिर अपन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसने बोला कि फिगर नहीं दिया गया है, मैं थोड़ा सा लेना भूल गया। उन्होंने बोला कि एक सर्कुलर पाथ है, क्या है बेटा, एक सर्कुलर पाथ है, इस पर ये सोर्स चल रहा है। आप सेंस ऑफ रोटेशन किधर भी मान सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। मान लीजिए कैसे चल रहा है सोर्स, विथ सर्टेन वेलोसिटी। ये सोर्स का भोंपू हो गया, और ये कुछ फ्रीक्वेंसी छोड़ते हुए लगातार ऐसे इसमें चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जिसको दो डिटेक्टर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसका ग्राफ दिया गया था कि एक ने ऑब्जर्व ऐसे ऐसे किया है, दूसरे ने ऑब्जर्व ऐसे ऐसे किया। दोनों की पीक फ्रीक्वेंसीज अलग अलग थी, लेकिन ऑब्जर्व दोनों ने किया।
उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि ये दो डिटेक्टर जो होंगे, अगर ये इस सर्कल में घूम रहा है, इसके हिसाब से इस पे मार्क करके बताओ कि एक यहां है, दूसरा यहां है, एक यहां है, दूसरा यहां है, कहां होगा, ये क्लियरली मार्क करके दिखाओ। आपने कहा सर ये तो केसेस लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या लिखा, देखिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उन्होंने कहा केस लो। तो केस क्या क्या पॉसिबल है? आपने कहा केस पॉसिबल है कि दोनों के दोनों डिटेक्टर बाहर हो। पहला केस, क्या केस पॉसिबल है कि बोथ डिटेक्टर्स आर आउट। अब समझिएगा पहले केस को मैं कैसे खत्म कर रहा हूं। बोथ डिटेक्टर आर आउट ऑफ सर्कल। अगर दोनों के दोनों डिटेक्टर इस सर्कल के बाहर हो गए तो आपने कहा देखो सर, अगर यहां पर मैं ले लेता हूं दोनों के, अब डिटेक्टर मान लीजिए D1 यहां पर है, इसको D1 नाम दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब सुनेगा? जब डायरेक्टली, आपको पता है एफ एपरेंट का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? फ्रीक्वेंसी एपरेंट इज इक्वल्स टू V प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन V प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल। तो आपने कहा सर यहां पर डिटेक्टर मतलब ऑब्जर्वर तो चल नहीं रहा है, तो ऊपर वाला पिक्चर तो आप खत्म करो। मैंने कहा चलो भैया खत्म कर दो ऊपर वाली पिक्चर, आपका मन हो गया तो ऊपर वाली पिक्चर खत्म कर दी। आपने कहा अच्छा सोर्स चल रहा है, तो आपने कहा देखो सर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और मिनिमम कब हो सकती है? आपने कहा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और मिनिमम तब हो सकती है जब ये पूरी की पूरी कम हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो आपने कहा सर देखो Vs क्या होता है? वेलोसिटी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है Vs क्या है? आप बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और यहां पर आप टपक जाते हैं। इट इज नॉट वेलोसिटी ऑफ सोर्स, इट इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब जब ये पार्टिकल यहां पर होगा और इस सोर्स की वेलोसिटी इधर की तरफ Vs है, तो अगर मैं यहां पर पूछूंगा सोर्स ने क्या सुना, तो वी हैव टू टेक द कंपोनेंट। अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो ये थीटा एंगल पर होगा। आपने कहा बिल्कुल थीटा एंगल पर होगा, तो इस समय पर क्या सुन रहा होगा जब यहां सुनेगा? तो आप बोलेंगे सर Vs का कौन सा कंपोनेंट इधर की तरफ है, अलोंग द लाइन या अपोजिट टू द लाइन, जिस भी डायरेक्शन में होगा। अगर अलोंग द लाइन कंपोनेंट होगा तो वो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा होगा। अगर यही कंपोनेंट अपोजिट टू द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग हो जाएगा, मतलब कुछ यहां पर चला, कहीं पर भी चला गया, आपने कहा सर इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई, तो अगर ये कंपोनेंट लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अपोजिट हो गया तो आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा। बट इट इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द फैक्टर थीटा। तो आपने कहा सर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब होगी? तो आपने बोला कि सर जब ये वेलोसिटी पूरी की पूरी इसकी तरफ हो। और ये क्वेश्चन हमारे शीट में है, मैंने शीट दी, मैंने प्रूफ भी किया है। आप लोग देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, मैंने ये प्रूफ भी करके दिखाया है। और जिन लोगों को भैया जेई 2023 की टिप्स वगैरह चाहिए, वो सब लोग मेरे चैनल को, मेरे बैच को ज्वाइन करो। प्रिसाइज है, श्रेष्ठ है, और उसमें आके मजे करो, बढ़िया से मस्ती करो। तो यहां पर आ गई वेलोसिटी ऑफ सोर्स और ये आ गए अपनी वैल्यू। तो आपने कहा जब ये इसकी तरफ पूरी तरीके से होगा तभी होगा। तो आपने कहा इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जो हो जाएगी, वी कैन से V अपॉन V माइनस Vs इंटू एफ नॉट। मैंने कहा, और फ्रीक्वेंसी मिनिमम जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आपने बोला V अपॉन V प्लस Vs अपॉन एफ नॉट। आपने कहा ये तो सही है, लेकिन डिटेक्टर अगर दोनों बाहर है तो इसका मतलब दूसरा डिटेक्टर कहीं पर भी हो, मैंने कहा यहां पर हो, तब भी उसके लिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यही रहेगी। आपने कहा भैया इससे यहां से जो टेंजेंट जाएगी वो उसके नाम होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना, इसकी लोकेशन से क्या लेना देना। आपने कहा मतलब, मैंने कहा यार इसको बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? आपने कहा सर डिटेक्टर को कहीं भी रख दो, आप यहां से यहां रख दो डिटेक्टर को, फिर भी क्या मैक्सिमम वही रहेगी? मैंने कहा यार वही रहेगी, क्योंकि भैया एक टेंजेंट ऐसे जाएगी, एक टेंजेंट कुछ ऐसे जाएगी। जैसे आप यहां देख रहे हो वैसे आप यहां देखेंगे, एक बार इसके अलोंग वेलोसिटी होगी, एक बार इससे अपोजिट होगी। इसकी लोकेशन का तो कोई लेना देना नहीं है, यहां से इनका तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब पहला केस क्या हो गया? आपने कहा सर इसका मतलब यह हो गया कि अगर दोनों डिटेक्टर बाहर होते, इफ बोथ ऑफ द डिटेक्टर्स आर आउट ऑफ द सर्कल, तो दोनों को पीक फ्रीक्वेंसी सेम सुनाई पड़ती, अलग अलग सुनाई नहीं पड़ती। आपने कहा यह बात भी बिल्कुल सही है, अगर दोनों के दोनों बाहर होते तो ऐसा तो होता ही नहीं। तो आपने कहा इसका मतलब यह केस तो खारिज किया जाए। आपने कहा अच्छा अगर अंदर हो जाए दोनों के दोनों, क्या यह पॉसिबल है? आपने कहा चलो अंदर चलते हैं। तो लेट्स
एज्यूम कि डिटेक्टर इज इनसाइड। अगर डिटेक्टर अंदर हो गया बच्चे तो क्या होगा? आपने कहा सर डिटेक्टर अगर सर्कल के अंदर है, मतलब सोर्स तो यहां भोंपू बजा रहा है अपना, आपने कहा ये भोंपू बजेगा इसका, लेकिन अब डिटेक्टर कहीं पर हो गया, आपने कहा सर कहीं पर भी ले लो, जहां पर इच्छा करें आप ले सकते हैं, लेकिन हमेशा कन्वीनियंस ऐसा चूज कर देखिए, आपके लिए सर्कल तो सिमेट्रिकल है ना। अब मैंने सोर्स की पोजीशन यहां ली, डिटेक्टर यहां ले लिया, अब कोई कहेंगे सर यहां ले लो, आपका जहां मन करे आप वहां ले सकते हैं, लेकिन कोशिश क्या करो जितना हॉरिजॉन्टल को उपयोग करो वो बेहतर होता है, एंगल में गलतियां नहीं होती हैं, थीटा एंगल हमेशा सेम रहता है, तो ये गलतियां से बच जाते हैं। आपने कहा चलो भैया ठीक है, सो दिस एंगल विल बिकम थीटा, आपने कहा ये तो थीटा हो गया, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये हो गया डिटेक्टर D1। और यहां से अगर हम बात करें, इस जगह से अगर हम बात करें बच्चे, किसकी कोई भी सेपरेशन मान लो, आपने कहा सब एक्स होगी, क्योंकि यहां पर एंगल मैटर करेगा, आपने कहा यहां पर तो हर समय जब भी होगा तो वेलोसिटी का कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा डिटेक्टर से, कभी भी आप देख लें, आपने कहा सर यहां देखोगे तब दूसरा एंगल होगा, तब वेलोसिटी का कुछ और एंगल। आपने कहा कि सर अगर मैं बात करूं तो इस इंस्टेंट पर अगर मैं बात करता, अगर डिटेक्टर अंदर है तो मान ले कि किसी भी इंस्टेंट पर ये एंगल अगर थीटा है, सॉरी मैंने ये एंगल थीटा लिख दिया, तो इसको फाई लिख देता हूं, ये एंगल अगर फाई है तो आप बोल सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय या फ्रीक्वेंसी अपेरेंट बाय डिटेक्टर क्या हो जाएगी? आप बोलेंगे इसका इधर वाला कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, तो V अपॉन अलोंग द अप्रोच है तो V माइनस Vs, इसकी जो भी वेलोसिटी होगी अपॉन इंटू कॉस फाई इंटू एफ नॉट, आपने कहा यही होगा, और इवन प्लस माइनस लगा दीजिए क्योंकि कुछ देर में ये दूर भी जा रहा होगा तब भी वही हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस साइन आप लगा सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पर जो भी फाई एंगल हो। तो आपने कहा सर अब मैक्सिमम मिनिमा की बात करनी है तो फाई को मैक्सिमम मिनिमम में कैसे निकाला जाए? आइए अब इसको समझते हैं कि फाई को कैसे हम लोग समझे मैक्सिमा और मिनिमा के टर्म्स में, है ना। आ जाओ, तो थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, ये लाइन मिल गई, आपने कहा ये फाई एंगल हो गया तो ये 90 माइनस फाई हो गया, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये रेडियस r है और ये डिटेक्टर की पोजीशन अगर मैं x मान लूं यहां पर, तो क्योंकि मुझे मैक्सिमा डिफाइन करना है तो हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर ये 90 माइनस फाइव के टर्म्स में हो गया तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो ये थीटा हो गया तो इधर 90 माइनस फाइव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? तो अगर मैं इसके टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करूं और ये एंगल थीटा है और इसको अगर मैं थीटा ना इसको बोल के मैं गामा बोल दूं, क्योंकि मेरे डिटेक्टर से पोजीशन बदलेगी तो किसी भी एंगल को मैक्सिमाइज कर लें। हमने कहा यार देखो हमें नोन क्या है, आपने कहा सर हमें नोन तो आर है, तो किसी तरीके से मुझे रेडियस को पिक्चर में लाना पड़ेगा, अगर रेडियस पिक्चर में नहीं आई तो अपना मामला खराब हो जाए, क्योंकि भैया उसके बिना तो सोल्यूशन बनने वाला नहीं है। मैक्सिमाइज करना, आपने कहा सर देखो इस सिचुएशन में हमको सिर्फ एक चीज की फीलिंग आती है, आपने कहा क्या? आपने कहा सर एंगल को और साइड लेंथ को अगर पिक्चर में लाना चाहते हो तो साइन रूल ही आता है, तो आपने कहा अगर इस एंगल को मैंने गामा बोल दिया तो हम यहां से बोल सकते हैं r अपॉन साइन गामा इट इज इक्वल टू इसके अपोजिट ये हो गया, तो आप बोल सकते हैं x अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस फाइव। तो यहां से अगर आप लिखना चाहें तो आप बोल सकते हैं दैट cos फाइव विल इक्वल टू x बाई आर इंटू साइन ऑफ गामा, आपने कहा बिल्कुल सही है। तो अब अगर मैं चाहूं तो इस वैल्यू उठा के यहां पे पटक सकता हूं, तो आपने कहा सर देखो यहां पर अगर f एपरेंट की बात करते तो इट विल बी इक्वल टू v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स सॉरी अपॉन इंटू x अपॉन r इंटू साइन। तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करता तो मैं इसका मिनिमा चाहूंगा, आपने कहा सर देखो अगर डिटेक्टर की पोजीशन फिक्स है, अगर डिटेक्टर की पोजीशन को फिक्स कर दिया जाए, एक्स की पोजीशन को फिक्स कर दिया जाए, तो हम इस बात को बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम होगी या जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वो साइन गामा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। देखो मेरे बच्चों बात बोल रहे, देखो बहुत ध्यान से, और इस पूरी सिचुएशन को बहुत तरीके से देखो बच्चों।
हो गया? बहुत अब समझना बेटा, यहां पर आपने कहा सर देखो एफ मैक्सिमम की बात करेंगे तो आपने कहा सर इस पे डिपेंडेंट है, आपने कहा सर एक्स पे भी डिपेंडेंट। मैंने कहा अभी एक्स को कुछ देर के लिए फिक्स मानते हैं, वो बहुत बेसिक सा पॉइंट। आपने कहा बिल्कुल सही है। तो अब आपने समझ में आएगा, आपने कहा सर इसको मैक्सिमाइज करते हैं, अगर साइन गामा मैक्सिमम लिख देंगे तो साइन गामा की वैल्यू कब होगी? तो आपने बोला जब गामा 90 डिग्री हो जाएगा तो +1, तो आपने बोला जैसे ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो माइनस सबसे बड़ा होगा, तो v अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एक्स बाई आर। आपने कहा यही मैक्सिमम निगेटिव हो सकता है इंटू एफ नॉट, तो आपने बोला यही तो मैक्सिमम, सॉरी नीचे की वैल्यू मिनिमम हो सकती है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी। और आपने बोला मिनिमम कब होगी? तो आपने बोला v अपॉन यहां पर प्लस हो जाएगा वी एस इंटू एक्स बाई आर। और जब साइन गामा की वैल्यू कैसी हो जाएगी? आपने बोला गामा की वैल्यू हो जाएगी 270 डिग्री, मतलब ये नीचे की तरफ होगा। आपने कहा चलो भाई ठीक है, ये भी बात सही है, यहां से ऐसे 270 पे होगा, -90 बोल सकते हैं आप उसको। आपने कहा चलो ठीक है, मतलब तो आपने कहा लेकिन सर यहां पर एक चीज तुमको समझ में आ रही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन का कितना बड़ा उपयोग करते हैं आईएनपीएचओ के पेपर में, वो समझना। आपने कहा कि सर देखो यहां पर एक चीज तो समझ में आती है कि भैया देखो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम दोनों अंदर है, तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो कहीं ना कहीं डिटेक्टर की लोकेशन पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब अपनी पिक्चर सेट। आपने कहा अगर दोनों अंदर होंगे, अगर दोनों की लोकेशन एक्स एक्स अलग अलग होगी, एक यहां हो गया एक कहीं दूर हो गया, तो दोनों के लिए मैक्सिमम मिनिमम अलग अलग हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ यार एकदम जीनियस बात कर दी आपने तो, और ये बात तो एकदम जीनियस वाली हो गई। बोलो हाँ या ना? आपने कहा हाँ, लेकिन एक पंगा फंस गया। और एक पंगा क्या फंस गया? आपने कहा सर पंगा सबसे बड़ा ये फंस जाएगा कि यहां पर इसी ग्राफ में एक और बड़ी बात दी गई है। वो क्या? कि दोनों के कारण दोनों का जो मैक्सिमा के बीच की दूरी है ये दोनों के केस में सेम है। इसकी भी 24 सेकंड है, इसके लिए भी वो उतनी ही देर बाद रिपीट कर रहा है। अगर दोनों ही केस में उसका टाइम पीरियड सेम है, लेकिन यहां पर अगर मैं मैक्सिमा की बात करूंगा तो जैसे ही मैं लोकेशन को चेंज करने की कोशिश करूंगा, अगर एक यहां पर है और एक को मैंने कहीं दूर किया, तो इसके लिए मैक्सिमा मिनिमा के बीच का डिस्टेंस अलग है, क्योंकि देखो एंगल अलग है कि नहीं है। यहां के लिए बात करेंगे तो उसके लिए एंगल अलग होगा कि नहीं होगा। आपने कहा हाँ, ये बात भी सोचने वाली थी कि मैक्सिमा के बाद दूसरा मैक्सिमा या मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की जो दूरी होगी या उनके बीच का जो टाइम होगा वो हर एक डिटेक्टर के लिए अलग होगा। आपने कहा सर एक एग्जांपल देके और समझा दूं क्या? चलिए भाई एक एग्जांपल देके समझा देता हूं आपको। इसको इरेज करता हूं और एक एग्जांपल और ले लीजिए। आपने कहा कि सर देखिए ये था अपना, अब मान लीजिए कि एक डिटेक्टर मैंने यहां रखा, देखिए कितने आराम समझ में आएगा। आपने कहा एक डिटेक्टर यहां रख दिया और एक डिटेक्टर यहां रख दिया D2, तो आपने कहा सर देखो D2 का मैक्सिमा कब होगा? जब ये एंगल 90 डिग्री होंगे, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग एंगल 90 डिग्री। तो आपने कहा सर इसको मैक्सिमा यहां सुनाई पड़ेगा, मिनिमा यहां सुनाई पड़ेगा, राइट, और मैक्सिमा से मिनिमा से वापस मैक्सिमा की तरफ आएगा, इधर की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा? तो आपने कहा और मैक्सिमम मिनिमा के बीच का ये गैप रहेगा। लेकिन अगर डिटेक्टर यहां रख दिया जाए तो इसको मैक्सिमा यहां पर होगा, इसका मिनिमा यहां होगा, तो मैक्सिमा से मिनिमा आने की दूरी इसकी कम होगी और वापस मिनिमा से मैक्सिमा आने की दूरी बढ़ जाएगी। तो आपने कहा दोनों डिटेक्टर के लिए मैक्सिमास की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग हो सकती है। अरे बोलो मेरे भाई, और अगर दोनों को आपने एक ही लोकेशन पे रख दिया तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिनिमम सेम हो जाएगी। तो आपने कहा सर इसका मतलब दोनों अंदर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने कहा पहलो भैया ये भी बात बिल्कुल सही बोली आपने कि दोनों अंदर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि भैया दोनों अगर अंदर होते तो अंदर होने के लिए अगर लोकेशन चेंज करेंगे, अगर आपको फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम को बदलना है दोनों के लिए तो आपको यहां से लोकेशन बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर लोकेशन vs इंटू एक्स बाई आर है इंटू एफ। तो आपने कहा सर देखो यहां से या तो x बदलोगे और जैसे x बदलोगे तो मैक्सिमम मिनिमा के बीच की दूरी बदल जानी है। तो अगर दूरी बदल जाएगी मैक्सिमम मिनिमा के बीच की, तो इसके लिए इसका मैक्सिमम यहां हो गया, इसका मिनिमम यहां हो गया, तो इसको इतना चक्कर लगाने के बाद दोबारा मैक्सिमम मिलेगा मिनिमा के बाद। समझिएगा इस बात को। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपने कहा दोनों के दोनों अंदर हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इसी चीज को इन्होंने कैसे लिखा है इस बात को समझिएगा। अब उन्होंने कैसे लिखा? उन्होंने कहा देखो कपल ऑफ थिंग्स कैन बी इजीली सीन फ्रॉम द ग्राफ। द टाइम पीरियड ऑफ सोर्स इज 24 सेकंड। टाइम डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स है 1 के लिए 9 सेकंड है, दूसरे के लिए भी 9 सेकंड है। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की दूरी दोनों के लिए सेम है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। आपने कहा अगर क्वेश्चन के अंदर दिया है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के डिटेक्टर 1 एंड 2
मैक्सिमम के बीच की जो दूरी है इन दोनों के वो 4 सेकंड है, ऐसा उन्होंने दे दिया। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक के द्वारा जो डिटेक्ट की गई वो 1300 हर्ट्ज है। ये सारी गिवन इंफॉर्मेशन थी, आपने लिख दिया। रिजोल्यूशन ऑफ ग्राफ इज नॉट इनफ टू गिव द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर 2। हमको डिटेक्टर 2 क्या दे रहा है ये हमको यहां से एहसास नहीं हुआ था इस क्वेश्चन से, ये ऐसा भी उन्होंने लिखा कि ये डिटेक्टर 2 का मैक्सिमा या मिनिमा क्या है हमको नहीं पता। मैंने कहा चलो भाई ये भी नहीं पता था। अब वापस आओ आगे। अब आपने क्या बोला कि देयर आर 4 पॉसिबिलिटी, कि दोनों के दोनों डिटेक्टर आउटसाइड द सर्कल हो, दोनों के दोनों इनसाइड हो। तीसरी पॉसिबिलिटी और चौथी पॉसिबिलिटी भी उन्होंने देखी। उन्होंने क्या कि एक डिटेक्टर इनसाइड हो और दूसरा आउटसाइड द सर्कल हो। आपने कहा ये भी पॉसिबिलिटी है, वो भी अपन बात करने जा रहे हैं। और एक डिटेक्टर आइदर इनसाइड और आउटसाइड हो, दूसरा डिटेक्टर जो हो वो आर पर हो, उस पर बैठा हो। कहां पर बैठा हो? एग्जैक्टली आर पे बैठा हो, मतलब सरफेस पे हो। तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं, उन्होंने कैसे लिखा इस चीज को देखिए। व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग द स्टेशनरी डिटेक्टर डी इज एट एन एंगल फाई, द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर बाय डी इज सिंपली डी इज 1 minus v by c cos alpha. Here f naught is the frequency emitted by the source and c is the speed of sound. If we consider fourth possibility, we could have observed a sharp change in the plot when source is crossing the detector. आपने कहा ये पॉसिबिलिटी क्या थी इन्होंने कि एक सरफेस पर हो, ऑन द डिटेक्टर की सरफेस पर हो। मतलब आपने कहा कि सर ये डिटेक्टर है, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई डिटेक्टर इसी सर्कल के ऊपर बैठ जाए? तो आपने कहा सर सर्कल के ऊपर अगर कोई डिटेक्टर बैठेगा तो जब सोर्स उसके पास आ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, और जैसे ही सोर्स उसको क्रॉस करेगा तो फ्रीक्वेंसी सडनली मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि पहले वेलोसिटी उसकी दिशा में है, फिर वेलोसिटी उससे दूर जाते हुए दिशा में है। तो आपने कहा सडनली चेंज आएगा, मैक्सिमा टू मिनिमा इमीडिएट होगा। और अगर मैक्सिमा टू मिनिमा इमीडिएट होगा जो कि ग्राफ में नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब सरफेस पर होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो हम लोगों ने ये 3 पॉसिबिलिटी खत्म कर दी, मतलब सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची कि एक अंदर और दूसरा बाहर। आपने कहा ठीक। इन्होंने भी यही पॉसिबिलिटी बताई कि भैया देखो अगर ये सरफेस के बाहर होता तो फ्रीक्वेंसी आउट के लिए ये कुछ ही हो जाती, तो जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिनिमम हो जाती दैट कैन बी डिफाइंड एज 1 minus v by c, जो हम लोगों ने भी डिफाइन की थी, बाहर होती तो जब टेंजेंशियल होती। आपने कहा बिल्कुल सही है। और जब डिटेक्टर अंदर की तरफ होगा तो उन्होंने बिल्कुल भाई जैसे हम लोगों ने अभी बात की बिल्कुल उसी तरीके से पूरा ग्राफ बना के आपको बिल्कुल क्लियर स्टेप्स में लिखना होगा कि भैया अंदर अगर होगा तो ये पॉसिबिलिटी है। इस तरीके से हमने मैक्सिमा कैलकुलेट किया साइन रूल लगा के। यहां पर बाय अप्लाइंग साइन रूल वी हैव कैलकुलेटेड दिस, वी हैव कैलकुलेटेड मैक्सिमा ऑफ दिस, और यहां से हमने डिफाइन किया कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम तब पॉसिबल होगी जब ये एंगल 90 डिग्री या -90 डिग्री होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा कि अगर दोनों डिटेक्टर इनसाइड होते तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग हो जाता, दोनों के मैक्सिमम और मिनिमा के बीच की दूरी अलग अलग हो जाती, जो कि यहां पर सेम दिखाई गई है 9 सेकंड और 9 सेकंड, जो कि यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता। आपने कहा इसका मतलब यह भी पॉसिबल नहीं है। अब आपने ये सारे केस देख के आपने बता दिया कि ओनली पॉसिबल केस इज दैट कि भैया फ्रीक्वेंसीज जो हो वो अलग अलग हो, एक बाहर हो और एक अंदर हो। ये क्लियरली आपने डिफाइन कर दिया। अब उसने पूछा ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी फॉर द एफ नॉट। आपके लिए बहुत आसान था, क्योंकि ऑब्जर्वर के लिए आपने डिफाइन कर दिया था कि एक 1300 है एक 800 है, तो एफ नॉट 1 minus v by c इज इक्वल टू 1300, एफ नॉट 1 plus v by c इज इक्वल टू 800 हर्ट्ज। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकलकर आ जाएगी जो कि सोर्स की है। ठीक है। इसी पर बेस्ड उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था जो आप सभी को, कि अब पूरा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब कुछ खास क्वेश्चन बचा नहीं है, लेकिन इसका एक डी पार्ट और भी था, है नहीं क्या? आया नहीं है लग रहा है, डी पार्ट और था इसका एक डी पार्ट बच्चों और पूछा गया था, और उस डी पार्ट में उन्होंने पूछा था कि डिटेक्टर्स के बीच की दूरी क्या होगी। तो डिटेक्टर्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ नॉट कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, एंड इफ वी कैलकुलेटेड एफ नॉट तो हम डिटेक्टर की पोजीशन इनसाइड द स्फीयर भी बता सकते हैं कि इनसाइड द स्फीयर पोजीशन कहां पर होगी, और इनसाइड द स्फीयर अगर हमने पोजीशन बता दी, आउटसाइड द स्फीयर हमने पोजीशन बता दी, तो उनके बीच की दूरी भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इसका डी पार्ट है वो जरूर देखिएगा। अब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है डी पार्ट, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसमें कुछ भी नहीं है, बाहर और अंदर की पोजीशन के बीच की दूरी निकालनी है। किसी एंगल थीटा पे आप मानेंगे उसको, तो दोनों की मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो वहां से आप एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे। भाई मिनिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो मैंने निकाल के दिखा दी,
एफ नॉट हमको पता चल गया, जैसे हमने यहां पर अभी आपको दिखाया था। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी अंदर की तरफ क्या है, v, ये v भी पता है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स भी पता है आर ओमेगा टर्म्स में, इंटू एक्स बाई आर इंटू एफ नॉट, ये सब पता चल गया कि नहीं पता चल गया। तो आप दोनों की वैल्यू को पुटअप करेंगे और आंसर निकाल देंगे। रफ वर्क के लिए स्पेस कम रहता है, लेकिन पीछे बहुत शीटें खाली होती हैं, तो आप उसमें बहुत ज्यादा स्पेस उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। 90 डिग्री साक्षी पूछ रही कैसे आया 90 डिग्री साक्षी, बहुत आसान था बच्चा, ये तो आप देखो ना, यहां पे मैं यहां दिखा देता हूं, यहीं पे बनाया था ना, इस पे साफ साफ होगा, यहां दिख जाएगा आपको। यहां देखिए बेटा, अब ये एंगल अगर फाई है बच्चा, तो ये एंगल बीटा कितना हो गया, आप बोल सकते हैं 90 माइनस फाई। यहां पर अगर मैं साइन रूल लगाऊंगा तो वहां से हमने ये एक्सप्रेशन निकाल दिया कि एफ एपरेंट जो होगा ये इट इज 1 माइनस बी बाई सी डी आई अपॉन आर साइन गामा। तो अगर हम इसकी लोकेशन को फिक्स माने, तो अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको मिनिमाइज करूंगा। नीचे वाले को मिनिमाइज करने के लिए इस फैक्टर को सबसे बड़ा करेंगे, तभी तो सबसे बड़ा माइनस होगा। तो इस फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप बोल सकते हैं इस फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब गामा 1 90 डिग्री हो जाए +1 हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? साक्षी आ गया, क्लियर है बच्चों इस वाली बात को? स्वदीन बोल रहे हैं सर फ्लूइड का क्लास, ओके बेटा ले लेंगे फ्लूइड का क्लास। चले भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी तो 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, ओ माय गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और दादा रे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मॉडर्न फिजिक्स पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सिंपल, अंडरस्टूड, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड बहुत छोटा है और फिर उसके बाद फर्स्ट है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से करो। चले भाई, पढ़ लिया? आ जाइए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर गाइडलाइन बता दो। कैलकुलेटर जो बेटा नॉन साइंटिफिक होते हैं वो अलाउड रहते हैं बेटा, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड रहते हैं। बहुत सिंपल है, कंसीडर द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेट Me and E with the mass and magnitude of the charge of the electron respectively and A naught with the ground state radius, obtain experience for expression for the ionization energy IH and the ground state of the hydrogen atom in terms of A naught and constant, assuming the Bohr model to be valid, right? तो आपको पता है ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आपको पता है जब भी अगर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो 1 प्रोटॉन होता है 1E+, और जो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ तैर रहा है इसकी रेडियस अगर A नॉट जो कि बोली गई है, इसकी अपन को एक्सप्रेशन भी निकालना है, तो अपन को 2 एक्सप्रेशन पता है, दैट mv² इज इक्वल टू इनके बीच का जो फोर्स लग रहा होगा Ke × E अपॉन R²।
और दूसरी एक्सप्रेशन क्या होती है, आप बोल सकते हैं MVR इज इक्वल टू NH/2 जो कि बोर मॉडल में एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं, और इसको H/2 को H के ऊपर हम लोग इस तरीके से साइन बना के भी लिख देते हैं। ये भी कई जगह आपको देखने को मिल सकता है, जो बड़ा कॉमन सा है, कोई बहुत बड़ी, तो ये भी एक कांस्टेंट, इसको एक नए कांस्टेंट की तरह लिख देते हैं, राइट। तो अगर हम यहां से इसकी वैल्यूज को निकालते हैं तो ये बहुत कॉमन सा एक्सप्रेशन हम लोगों ने कई बार निकाला भी हुआ है, आप सभी को पता भी होगा जहां तक है कि अगर आप यहां से वैल्यूज को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता, देखना बेटा R से ये R इधर चला जाएगा, ये R ऊपर चला जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो R की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा कैसे किया मैंने, MV², ये R इधर गया, MV² R हो गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो V बचेगा, दोनों को डिवाइड कर दिया, V बचा, ऊपर की तरफ क्या एक्सप्रेशन था, आपने बोला KE², नीचे की तरफ क्या हो गया, NH को सिंपल एक टर्म में लिख दिया H, तो ये हो गया वेलोसिटी। और इसी तरीके से आपको वेलोसिटी पता है तो आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप डिवाइड कर देंगे तो R बराबर क्या हो गया, आप यहां पर लिख सकते हैं, इधर से लिख सकते हैं R बराबर अपॉन में MV², तो KE² अपॉन MV² आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके नीचे ले जाइए, जहां पर भी आपकी इच्छा हो आप वो काम कर सकते हैं। तो N इंटू H अपॉन M इंटू V। तो आप जैसे यहां पर वैल्यू डालेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू हमने क्या निकाली, KE² NH, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो इट इज इक्वल टू NH² H का स्क्वायर अपॉन, यहां पर नीचे क्या था बेटा, ये M, और V की वैल्यू कितनी हो गई, KE² अपॉन NH, तो KE² और NH ऊपर की तरफ चला गया तो N² H² हो गया बेटा, यहां पर आ गया M इंटू वेलोसिटी की जगह हमने नीचे आ गया K इंटू E², तो ये हो गई आपकी रेडियस, राइट। और रेडियस की जब वैल्यू की बात करेंगे तो ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, तो अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आप यहां पर 1 डाल देंगे, तो रेडियस r जिसको हम बोलते हैं A0, दैट विल बिकम H² अपॉन M इंटू KE²। ये एक्सप्रेशन से जो बेसिकली निकल के आते रहेंगे। इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी की बात की गई है, जो बेसिक आपको याद भी होगी यार, जो आप, ये तो मैं पुराना भी बोल देता हूँ, तो आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालते थे माइनस का 13.6, सॉरी काइनेटिक एनर्जी प्लस का 13.6 इंटू Z² अपॉन N², जो हम लोगों ने बोर मॉडल में डिराइव किया है। पोटेंशियल एनर्जी होती थी माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 13.6 इंटू Z² अपॉन N², ये हमारी टोटल एनर्जी होती थी। अब यहाँ से अगर हम जिसको टोटल एनर्जी निकालते थे कि जो सिस्टम की टोटल एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की जिससे वो बाउंडेड होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस का 13.6 इंटू Z² अपॉन N², और इसी टोटल एनर्जी को बोला जाता था आयनाइजेशन एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए उस ऑर्बिट के अंदर, तो दैट इज सिंपली डिफाइंड एज प्लस का 13.6 आयनाइजेशन एनर्जी है, तो हमने प्लस की बात कर ली कि इतनी एनर्जी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन फुर होके निकल जाएगा और एटम आयोनाइज हो जाएगा, तो 13.6 इंटू Z² अपॉन N²। ये कुछ एक्सप्रेशन से तो हम लोगों ने पहले भी निकाले हुए हैं और आपको मोस्ट प्रोबेबली याद भी होंगे, ठीक है। आपने कहा चलो ठीक है, ये तो बेसिक सी कैलकुलेशन है, हाफ MV² करेंगे और वो आपको करनी है। अब बोला गया कंसीडर अ सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम, He+ हो गया, तो He+ की बात करेंगे तो He+ के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाती है, आपने बोला 2, तो Z की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो He+ का आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे Z², तो आप यहां से बोल सकते हैं He+ का 4IH हो जाएगा, जैसे अपन को पता है, मतलब ये तो आपको याद होगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। हीलियम का अगर जो हम लोगों ने जनरल निकाली हुई है आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एनी एटम जिसका एटॉमिक नंबर Z है, इट इज सिंपली डिफाइंड एज 13.6 इंटू Z² अपॉन N², वेयर N इज द ऑर्बिटल। कहां से आपका किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसको आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 13.6 Z² अपॉन N²। ग्राउंड स्टेट से आयोनाइज करना है तो आप N की वैल्यू 1, हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2, स्क्वायर करोगे 4, तो कुल मिला के हीलियम कितनी आ गई, I इंटू 4IH। आप इसको टोटल लिखना चाहेंगे, आप टोटल की तरफ वापस से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिंपल सा है, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान था। अब इसके बाद उन्होंने तीसरा क्वेश्चन पूछा, नाउ कंसीडर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम with arbitrary atomic number Z, use the Bohr model to obtain the ground state radius RZ in terms of A0 and Z। क्या होगी ये आपसे पूछ लिया गया, और ये एक अच्छा क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन है जो आप सभी को देखना है, चाहिए और सॉल्व करना चाहिए।
Now consider two electron system with arbitrary atomic number Z. Use the Bohr model to obtain the ground state and RZ in terms of A0 and Z. अब देखिए क्या पूछा गया, assume that two Bohr model to be two electron to be as far as possible. और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको इन्होंने यहां पर डिराइव कराया. दिस इज कॉल्ड एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट और दिस इज कॉल्ड एज द शील्डिंग इफेक्ट. इसको दो नाम से जाना जाता है जनरली, स्क्रीनिंग इफेक्ट और हाँ ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री में बिल्कुल है बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से. आपने बोला कि सर क्या हो गया कि अब हमने ऐसा मान लिया कि इसके पास जो ये न्यूक्लियस है इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट हैज टू इलेक्ट्रॉन. एक यहां पर है और एक इससे मैक्सिमम दूरी पर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि डायमीटर से क्या अपोजिट होगा. आपने कहा बिल्कुल ठीक है. इसका एटॉमिक नंबर दे दिया गया Z, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए Z. तो आपने कहा अब इसके ऊपर, अब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो अब इसका क्या होगा, रेडियस क्या होगा, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब चीजों के बारे में चर्चा करो, बताओ. तो आपने कहा सर देखो अगर मैं यहां पर बात करूं, अभी भी अगर बोर मॉडल वैलिड है तो अब इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो एक तो फोर्स जो इसका न्यूक्लियस है वो अंदर की तरफ लगाएगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी पिक्चर में आ जाएगा. और ड्यू टू दैट रिपल्शन हम यहां पर बोल सकते हैं जो नेट फोर्स हो गया वो के जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर. ये तो अंदर की तरफ लग गया, माइनस के इंटू ई अपॉन आर, मतलब लेकिन 2r, क्योंकि इनके बीच की दूरी 2r हो जाएगी, तो 2r का होल स्क्वायर. तो अगर मैं यहां पर फोर्स की बात करूं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इट कैन सिंपली बी डिफाइंड एज के. यहां से ऊपर से ई स्क्वायर आ जाएगा, नीचे से आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा z माइनस 1/4. और वो तो आपको पता ही है दैट mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 तो काफी बड़ा चेंज नहीं आने वाला. आप कहेंगे सर एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो वहां पर जहां z लिखा था वहां z इफेक्टिव की जगह z माइनस 1/4 लिख देंगे तो लगभग वही काम हो जाएगा. बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं. आपने कहा सर कुछ बड़ा चेंज तो नहीं आ गया, सिर्फ यहां पर 1/4 का एक फैक्टर नेगेटिव में और आ गया. तो आपने कहा जैसे वहां पर जो z का एक्सप्रेशन आया था वहां पर अब a0 की जगह नीचे z माइनस 1/4 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर रेडियस में z की जगह क्या आ जाएगा, z माइनस 1/4 आ जाएगा. तो एक्सप्रेशन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ z माइनस 1/4 इंट्रोड्यूस हो जाएगा. आपने कहा बिल्कुल ठीक है, z की जगह क्या लिख देंगे, z माइनस 1/4. आपने कहा ठीक. तो इसको a0 के टर्म्स में और z के टर्म्स में डिस्क्राइब करना था, आपने डिस्क्राइब कर दिया. लेकिन अब जो पिक्चर है वो यहां है और बोला डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम विद आर्बिट्री z इन टर्म्स ऑफ z एंड IH. ये लिटरली बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया. मतलब मैं यहां पर थोड़ी सी बातें आपको पहले बता देता हूं ताकि आप इजीली इसको समझ सकते होंगे. तो यहां पर आपको पता है कि सिर्फ z माइनस 4 आ जाने से सिर्फ ये चेंज हो गया कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट कैन बी डिफाइंड एज प्लस का 13.6 इंटू z माइनस 1/4 का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको लिख देंगे 13.6 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 13.6 इंटू z माइनस 1/4 का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. और जो टोटल एनर्जी हो जाएगी उसको हम ऐसे लिख देंगे यहां इसको जोड़ के. आपने कहा क्या यही चेंज होने वाला है, मैंने कहा नहीं, यहां पर गड़बड़ आने वाली है. आपने कहा क्या गड़बड़ आने वाली है वो देखो. आपने कहा सर देखो यहां तक तो ठीक था कि वेलोसिटी और रेडियस वही आ जाएंगे, तो हाफ mv² भी वही आ जाएगा. तो आपने कहा सर काइनेटिक एनर्जी तक तो ठीक है पिक्चर. तो आपने कहा लेकिन, मैंने कहा लेकिन जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो अब अगर मैं यहां पर बात करता तो अब इस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस इलेक्ट्रॉन की वो एक तो ये होगी ही होगी के जेड ई इंटू ई अपॉन आर माइनस साइन के साथ, प्लस इस इलेक्ट्रॉन के कारण भी तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी एंड दैट इज के इंटू ई अपॉन 2r. आपने कहा अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज नॉट ओनली ड्यू टू द न्यूक्लियस, इट इज ऑल्सो अबाउट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स. तो अब दोनों की क्या वैल्यूज आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, ध्यान से देखो बच्चों. अब आप इस एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ो. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन बताना है, मतलब ये जो न्यूक्लियस है ये कन्वर्ट हो जाएगा
किसमें? सिंगल इलेक्ट्रॉन में। पॉइंट समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर इस जगह दिमाग, मतलब बी वॉज द मेन पार्ट जिसको समझना था। बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, बाकी मैंने खुद ही समय नहीं दिया, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप लोग समझ दें और इसको समझें थोड़ा सा कि यहां पर क्या पूछ रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और क्या? अब ये इलेक्ट्रॉन चल भी रहे हैं तो वेलोसिटी तो आपको पता ही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको पता है। आपने कहा सर देखो वेलोसिटी और रेडियस के एक्सप्रेशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपने कहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी आपने कहा हाफ mv स्क्वायर, एंड इट कैन वेरी सिंपली डिफाइंड एज माइनस का 13.6 इंटू जेड माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ये मैं डायरेक्टली इसलिए छोटा में लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। और ऑर्बिटल नंबर 1 है, ग्राउंड स्टेट पे है, तो हमने लिख दिया माइनस का 13.6 इंटू जेड माइनस 1/4 का होल स्क्वायर होगा। आपने कहा चलो ठीक है। चेंज किस में आएगा? जो एक्चुअल चेंज दिखाई पड़ेगा, जो एक्चुअल चेंज आएगा प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, दोस्तों, नमस्ते 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 संदीप। संदीप उस पे आ जाए करो ना यार, सुबह सुबह बड़ा मजा आता है भाई। हर अल्टरनेटिव में अभी तो आ रहा हूँ, कल भी सुबह, आज भी सुबह 7 से 10 मैंने क्लास लिया था, बड़ा मजा आया मुझे तो। बहुत सारे बच्चे आए थे और बढ़िया सा सेशन रहता है वो। सुबह सुबह आप लोग उठ जाइए और सुबह सुबह 7 बजे मैं लाइव आता हूँ। एक ना एक आईएपीटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। 2015 आज सॉल्व किया था, कल 2016 सॉल्व करते हैं। कंप्लीट 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे अल्टरनेटिव पे, ठीक है? और फिर आपको मस्त मजे करेंगे, ठीक है? अब इसमें देखिए, इसके ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। तो और पोटेंशियल जो डिफाइन करी आपने कहा, देखो सर यहां से यहां चेंज आएगा, तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी, तो इस समय कितनी एनर्जी है इसके पास ये। अब कई लोग क्या होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखते हैं, जबकि सिस्टम की भाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो आप एनर्जी पूरे सिस्टम को दोगे, एक इलेक्ट्रॉन भागेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रहेगा भी तो सही। तो ये सिस्टम चेंज होकर इस सिस्टम में आने वाला है, तो इस सिस्टम से इस सिस्टम में आने की टोटल एनर्जी को लिखना पड़ेगा। आपने कहा सर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? आपने कहा 2 इलेक्ट्रॉन, तो पोटेंशियल एनर्जी तो ये हो गई, और काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की ये है। तो अगर आप यहां से बात करेंगे टोटल एनर्जी की, ध्यान से रखिएगा, इस सिस्टम में अगर मैं बात करता टोटल एनर्जी की, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता, इट इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, मतलब ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि इस सिस्टम के अगर बात करेंगे तो यहां पर 2 की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी यहां पर इन्वॉल्व रखेंगे ना। इस सिस्टम से इस सिस्टम को बनाना है, जितना एनर्जी का चेंज होगा उसी को तो हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कहेंगे। तो आपने कहा इट इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर यहां पर अगर हम बात करते हैं तो हम यहां पर इस चीज को बहुत क्लियरली बोल सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी हो गई वो हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको पता है कि द टोटल एनर्जी इज स्टिल रिमेन एज माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो ये माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहां पर यही एक्सप्रेशन जेड माइनस 4 के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो ये ट्वाइस यहां पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन आपका 2 इंटू 13.6 इंटू जेड माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो के स्क्वायर अपॉन आर बाहर आ जाएगा और यहां पर बन जाएगा जेड माइनस 1/4, और इसकी वैल्यू भी आप यहां पर पुटअप कर सकते हैं। और इस तरीके से आप दोनों के दोनों वैल्यूज के आंसर निकाल लेंगे और इनिशियल को इससे माइनस करेंगे तो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? बेटा नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा,
अब जिसमें उनका एक पर्टिकुलर है, आप गाइडलाइन के लिए देख लीजिएगा, आप एनएसईपी की वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है आईएपीटी की, किस किस मॉडल को वो अलाउ करते हैं, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, आप उनको देख लीजिए, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा पजल्ड मत होइए, वो क्लियरली आईएपीटी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, आप वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था। जहां पर गेम खेला जा रहा था वो क्या था कि टोटल एनर्जी देखनी थी, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना ये नहीं देखना था, इन दोनों के कंबाइंड देखना था। दैट इज द मेन पार्ट, मेन क्वेश्चन, बेसिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये आ गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन विदाउट पार्ट पूछा गया था, सिंगल पार्ट का क्वेश्चन था, और जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां तक में सॉल्व हो जाएगा। एक बार जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ें आप लोग, और इसको लिटरली आईएनपीएचओ का सेकंड क्वेश्चन, जिसके लिए आईएनपीएचओ ने 35 मिनट का समय दिया था, इसमें लगने वाला समय मैक्सिमम 2 मिनट का है, अगर आपको पूरी चीजें याद है तो। चलो भाई, पढ़ लिया। अब है एन इंसुलेटिंग यूनिफॉर्मली चार्ज, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिए। गायरोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। नो सर, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम है और अनअकैडमी में बढ़िया नेट से, को बात नहीं संदीप, लेकिन देख लिया करो, बहुत अच्छा लगता है सेशन, मुझे तो बड़े पसंद है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग वो सेशन डेली देख लेना, तो आप सिर्फ वही सेशन देख के चले जाएं तो आपका एनएसईपी क्लियर हो जाए, अगर आपने अच्छी पढ़ाई छोटी बहुत कर ली होगी तो आप देखिए अब देखिए यहां पर बोला गया मैग्नेटिक फील्ड, आपको पूछा गया क्या, एक इंसुलेटिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंड्रिकल सेल है, सिलेंड्रिकल शेल है, बात तो याद रखिएगा, मतलब हॉलो है अंदर। ठीक है, रेडियस ए लाइज विद इट्स एक्सिस अलोंग द जेड एक्सिस, इसकी एक्सिस जेड एक्सिस के लॉन्ग है। द शेल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर यूनिट लेंथ अबाउट द जेड एक्सिस एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी आई एंड सिग्मा रिस्पेक्टिवली। पर यूनिट लेंथ आपको दे दिया गया कि इस पर जो चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पर यूनिट लेंथ वो आई है। द सिलेंडर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड BEXZ एंड इज इनिशियली एट रेस्ट। अब कई बार लोग होता है इसका सर EX का मतलब क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा था, BEX का मतलब कुछ और तो नहीं होता है। अरे EX का मतलब एक्सटर्नल है, और क्या है, और क्या है। कई सारे बच्चे इसी में पगला जाते हैं, सर उसने पता नहीं BEX लिखा तो हमें लगा कुछ अलग तरीके की फील्ड होगी। अरे क्यों कुछ अलग तरीके की फील्ड होगी, इसलिए। And is initially at rest, starting at t velocity, the external magnetic field is slowly reduced to zero. What is the final angular velocity omega of the cylinder? सिलेंडर की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ओमेगा, ये आप सभी प्यारे बच्चों को बताना है। जल्दी बताओ कैसे करेंगे। आपने कहा सर इसको अब क्या क्या चाहिए दिमाग में, नहीं आपने कहा सर एंगुलर वेलोसिटी मतलब इसको घुमाना पड़ेगा, घुमाने के लिए मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स का मतलब टॉर्क लगेंगे तभी तो फोर्स लगेगा। तो आपने कहा इसका मतलब फोर्स कौन लगाएगा, आपने कहा सर देखो फोर्स लगाना है तो कुछ ना कुछ तो होगा, 12 नंबर का क्वेश्चन है। अरे मेरे भाई, इसका मतलब अगर ये चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, आपने कहा एक रुकी हुई चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकती है, मैग्नेटिक फील्ड चलते हुए चार्ज पे लगा सकती है, रुके हुए चार्ज पे नहीं लगा सकती है। आपने कहा बिल्कुल ठीक। तो अगर चलते हुए चार्ज पे फोर्स लग सकता है तो कितना फोर्स लगेगा चलते हुए चार्ज पे, इसको बहुत ध्यान से देखो बच्चों। तो अगर आप यहां पर बहुत ध्यान से एक चीज को समझने वाले हो तो क्या बात बोलेंगे, आपने कहा देखो सर रुका हुआ चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आपने कहा सर देखो हमने पढ़ा था
वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा? आपने कहा सर सर्कुलर 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 बनता है कि नहीं बनती? ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यहां से जो फील्ड लाइंस बनेंगी तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, जो हम नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते थे, जिसकी वैल्यू हम लोग लिखते थे अगर याद हो तो R/2 इंटू dV/dt। याद आ रहा है? आपने कहा लो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो यही थी, याद है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की। आपने कहा बिल्कुल सही। तो आपने कहा सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, तो आपने कहा इस सर्कमफेरेंस पर स्थित सभी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने दिशा में ऐसे धक्का देना स्टार्ट करेगी। तो आपने कहा कितना फोर्स लग गया? आपने कहा सर देखो फोर्स हो जाएगा चार्ज, जो भी चार्ज हो गया dq इंटू, आपने कहा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, चार्ज कितना हो गया इस सिलेंडर के ऊपर? आपने कहा सर पूरे के पूरे सिलेंडर की बात करें तो इसका तो सर्कमफेरेंस हो गई 2πa, इसकी रेडियस दी गई है, इनटू लंबाई मान लेते हैं 1 मीटर, क्योंकि हर बात यूनिट की हो रही है तो इसकी लंबाई 1 मीटर मान लेते हैं, तो 1 मीटर 2πa। सरफेस एरिया मिल गया 2πa इंटू 1, ये हो गया सरफेस एरिया, ये हो गया 2πa इंटू 1, ये हो गया सरफेस एरिया, इंटू सिग्मा कर देंगे 1 इंटू सिग्मा कर देंगे, ये हो गया चार्ज, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया फोर्स। आपने कहा बिल्कुल सही। टॉर्क कितना हो गया? आपने कहा F इंटू डिस्टेंस। आपने बोला कितनी दूर फोर्स लग रहा है? आपने कहा सब फोर्स सर्कमफेरेंस पे लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर नेचर की है, चार्ज भी सर्कल पे है, तो इसका मतलब लगने वाला फोर्स भी सर्कुलर नेचर का ही हो गया। तो हर जगह फोर्स सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग लग रहा होगा, तो क्लियरली लिख सकते हैं कि F इंटू ए हो गया। तो वी कैन सिंपली डिफाइन दैट 2πa इंटू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए। आपने कहा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखना चाहे तो R/2, यहां पर रेडियस कितनी है? आपने कहा रेडियस हो गई a/2, तो यहां पर आ जाएगा 2πa इंटू सिग्मा इंटू a/2 इंटू dB/dt इंटू ए। और यहां से अगर आप चाहेंगे तो ये वैल्यू अब हो गया। आपने कहा सर देखो टॉर्क बराबर लिखा जा सकता है I इंटू अल्फा, इट इज इक्वल टू, देखो बेटा a³ 2 से ये 2 कैंसिल, πa³ इंटू सिग्मा, देखो पाई a 3 a³ इंटू सिग्मा, तो ये हो गया πa³ इंटू सिग्मा इंटू dB/dt। तो अल्फा की वैल्यू यहां से आ गई। अल्फा को आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं dω/dt, एंड इट कैन बी डिफाइंड एज πa³ इंटू सिग्मा अपॉन I इंटू dB/dt। कोई दिक्कत वाली बात? आपने कहा ये बात भी सही है। तो अगर ये बात हम यहां पर लिख सकते हैं तो आपने कहा सर बहुत सिंपल हो गया, ये तो dt से dt काट दो, वैसे काट नहीं सकते, इंटीग्रेट की बात करते हैं। तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इट इज इक्वल्स टू πa² सिग्मा अपॉन I इंटू मैग्नेटिक फील्ड फाइनल माइनस मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल। आपने कर लो भाई, आंसर आ गया। क्या इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपने कहा हाँ भाई तो सब, और क्या इनिशियल ओमेगा रुकी हुई थी, तो आपने बोला सर यहां से मैं लिख सकता हूं दैट ओमेगा फाइनल विल बी इक्वल टू πa² सिग्मा अपॉन I इंटू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। इनिशियल कितनी था? आपने कहा bx, फाइनल वाली अपने को पता नहीं है क्या? आपने कहा फाइनल तो जीरो हो जाएगी, उसमें तो लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज स्लोली रिड्यूस टू जीरो, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो जाएगी। सर इसमें क्या सोच रहे हो? मैंने कहा अरे भैया सोचने वाली बात है। अगर चार्ज घूमेगा, गोल गोल चक्कर लगाएगा, तो चार्ज विल बिहेव लाइक अ ऑर्बिटल करंट। पढ़ाया था एक चार्ज एक चक्कर लगा रहा है तो ये एक ऑर्बिटल करंट की तरह बिहेव करेगा और सेंटर पे फील्ड निकल के आ जाएगी, एक कॉइल की तरह बिहेवियर हो जाएगा। अब सिलेंडर पे हर चार्ज घूम रहा होगा, तो इसका मतलब जब ये चार्ज पार्टिकल घूमने लग जाएंगे तो इसका घूमते हुए चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में घूमते हुए करंट की तरह बिहेव करेंगे और उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? तो हम लोगों ने यहां पर बात की थी और हम लोगों ने यह भी बताया था जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी दैट कैन बी डिफाइंड, जो ऑर्बिटल करंट होता था, अगर आपको याद हो कि अगर Q चार्ज सर्कल पे घूम रहा है तो हम लोग ऐसे लिखते थे Q इंटू 2π/ω। अगर याद हो ऐसे हम लोगों ने बनाया था, एक चार्ज Q अगर एक सर्कल में घुमा दो तो ये ऑर्बिटल करंट की तरह जो बिहेव करता है, इट इज Q इंटू 2π/ω, इट इज सिंपली डिफाइंड एज Qω अपॉन 2π। तो यहां पर तो पूरा सिलेंडर घूम रहा है, तो पूरे सिलेंडर पे कितना चार्ज? आपने कहा सर इसकी लेंथ 1 मीटर, सर्कमफेरेंस 2πa
इंटू ए इंटू 1 इंटू सिग्मा, ये तो चार्ज हो गया, किससे घूम रहा, आपने कहा ओमेगा से घूम रहा, अपॉन 2 पाई। तो इसके कारण जो करंट बनेगी वो इससे इसको काट दीजिए, तो आई बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए इंटू ओमेगा, दोनों वैल्यूज। तो आपने कहा सर ये करंट हो गई, तो इसके सेंटर पे जो करंट हो जाएगी दैट इज सिंपली डिफाइंड एज म्यू नॉट एन इंटू आई। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे ध्यान से देखो, क्या इसके सेंटर पे अपनी करंट निकल के आती है? और अगर ये म्यू नॉट एन आई हो गई तो आपने कहा सर वैल्यू डाल दो, एन आई तो यही तो करंट एन आई की तरह बिहेव कर रहा है। आपने कहा ये उठाओ यहां डालो, चपक गया काम। आपने कहा कितना हो गया? आपने कहा ये हो गया म्यू नॉट सिग्मा ए ओमेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज द इनिशियल फाइनल मैग्नेटिक फील्ड। आंसर डाल दीजिए, वैल्यू पुट अप कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? चलो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, एंड दिस क्वेश्चन अभी क्योंकि ये फिजिक्स पर बेस्ड थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, आप लोग अभी नहीं आता होगा, तो ये क्वेश्चन इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। वैसे है कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं, है तो बहुत सिंपल स्टेट फंक्शन पर बेस्ड चीज़ें और इंट्रॉपी, लेकिन इंट्रॉपी एक्चुअली आप लोग कई लोग उसमें पढ़ते हैं, तो इसका डिस्कशन इसके बाद किसी भी दिन जब मैं इसको पढ़ा दूंगा इंट्रॉपी को तो हम कर लेंगे। ठीक है, इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, इसलिए मैंने उन सबका डिस्कशन भी कर लिया। तो होपफुली आपको मजा आया होगा इन सारे क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो पहले में तो आपको बहुत क्लियरली बोला गया है कि दो को डिवाइड कर देंगे तो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो वो कभी भी डिवीजन से नहीं बदलती। आपने यहां से आके बीच में घर के बीच दीवार खींच दी तो जो टेम्परेचर इधर था वही टेम्परेचर इधर रहेगा। इंटरनल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर दीवार खींचने से टेम्परेचर ना बदल जाएगा। जब दीवार खींचो उसको पिचकाओगे, बढ़ाओगे, कुछ चेंज करोगे तब टेम्परेचर में बदलाव आएगा। सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन लगाने से कोई बदलाव नहीं आता है। तो पहली चीज ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, मैं बता देता हूं जल्दी से। तो पहले में उन्होंने बोला कि आप लोग इसको पढ़ लेंगे एक बार, कि अगर एक गैस है, लेकिन इसमें चलो पूरा क्वेश्चन बता देते हैं। देखो फटाफट, एक गैस है जो ओबे करती है इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट हम लोगों ने स्टेट इक्वेशन क्या पढ़ी है, दैट इक्वेशन ऑफ स्टेट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये हमारी स्टेट इक्वेशन है। ठीक है, एक्चुअली मेरी क्लास है भी इसलिए तो पीवी बराबर एनआरटी है, ये हमारी स्टेट इक्वेशन। उसने कहा ये नहीं फॉलो करती, ये हटाओ ये नहीं। एक कोई गैस है हमने अलग से लेके आए, वो ये फॉलो कर रही है। आप कई बच्चे देख के डर जाते हैं, सर ये पता नहीं क्या फॉलो कर रही है, ये दुनिया कोई फॉलो नहीं कर रही है। v की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर, तो ये फॉलो कर रही है। आपने कहा अच्छा भैया, तो लेट सच अ गैस बी फिल्ड इन अ बॉक्स ऑफ वॉल्यूम v, एक वॉल्यूम b के बॉक्स में इसको फिल कर दिया गया, इस गैस को, जो इसका स्टेट फंक्शन ये है। आपने कहा अच्छा ठीक है, पार्टीशन इज प्लेस टू डिवाइड द बॉक्स इनटू टू इक्वल पार्ट, इसको बीच में रख दिया गया, तो इधर का वॉल्यूम v/2, इधर का वॉल्यूम v/2। तो फॉर ईच पार्ट द इंटरनल एनर्जी इज नाउ अल्फा u एंड द डायमेंशन कांस्टेंट बी बीटा ए। फाइंड द ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो ऑब्टेन करनी है कि क्या वैल्यू होगी आपके पास अल्फा और बीटा की, ये आपको बताना है। जल्दी से एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, मैं फटाफट इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में जो भी छोटे छोटे कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। वैसे नीचे लिखा भी है तो आप बोलेंगे सर देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर इसकी बात करेंगे, नीचे लिखा ही सर तो उसमें क्या ही बताऊं आपको लेकिन समझ लीजिए, जैसे आपने आधा किया, आपने कहा सर आधा किया तो टेम्परेचर में तो कोई बदलाव नहीं आया, तो जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली टेम्परेचर से तो रिलेटेड होती है। तो बस यहाँ पर आधा करने से नंबर ऑफ मोल इधर आधे हो गए, इधर नंबर ऑफ मोल आधे हो गए, बाकी टेम्परेचर तो वही का वही है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। तो आधी एनर्जी उधर हो गई, आधी एनर्जी इधर हो गई। आपने कहा बिल्कुल सिंपल, हाफ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अल्फा कितनी हो जाएगी? आपने कहा 1/2। आपने कहा जो डायमेंशन कॉन्स्टेंट इसके आगे लगा है ए, क्या ये चेंज हो जाएगा? आपने कहा सर स्टेट फंक्शन के आगे लगा डायमेंशन कांस्टेंट, कभी भी स्टेट के हिसाब से चेंज तो नहीं होता है ना, डायमेंशनल कांस्टेंट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। पीवी बराबर एनआरटी में आर की वैल्यू चेंज थोड़ी ना हो जाती, कभी चेंज होती है क्या? अगर प्रेशर चेंज कर दोगे, वॉल्यूम चेंज कर दोगे तो क्या आर चेंज हो जाएगा? द आर विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने बोला कि अगर हम टी को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, टी क्या लिख दिया, du अपॉन ds व्हेन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल आर कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या बोलता है,
डी क्यू बराबर डी यू बराबर पी डी वी। और हमें दो चीजें पता है, डी एस के लिए हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं डी क्यू बाई टी, इंट्रॉपी के लिए, राइट। तो डी क्यू बराबर टी डी एस लिखा जा सकता है। आपने कहा कि सर देखो मुझे तो यहां पर देखना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया इसका मतलब ये फैक्टर जीरो हो गया, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट ये फैक्टर जीरो तो डी क्यू बराबर डी यू हो गया, और डी क्यू को मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं टी डी एस बराबर डी यू। तो टी बराबर किसके हो गया, आपने बोला डी यू अपॉन डी एस के। और यही तो अपन ने, तो अब उन्होंने बोला कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखूं मतलब मैं फर्स्ट लॉ को ओबे कर रहा हूं, तो बताओ कि प्रेशर क्या होगा। आपने कहा सर पहले में ये उड़ाया, अब ये पूछ रहे हैं ये क्या होगा, तो आपने कहा इसको चिपकाना पड़ेगा। तो अगर आप इसको चिपकाएंगे तो आपने वापस से लिखा डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, यही तो अपना फर्स्ट लॉ बोलता है। आपने कहा सर इसको उड़ाओ क्योंकि मुझे पी का रिलेशन चाहिए, आपने कहा डी क्यू को लिख दिया टी डॉट डी एस के टर्म्स में, और डी यू की वैल्यू अगर आप बात करेंगे तो आपने कहा देखो सर डी क्यू डी यू और डी वी। अब मुझे बेसिकली रिलेशन चाहिए यू और एस के साथ, तो इंटरनल एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड है, तो मुझे डी क्यू को उड़ाना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो आपने कहा सर देखो अगर इंट्रॉपी को कांस्टेंट कर देंगे तो ये वाला फैक्टर उड़ जाएगा। अगर इंट्रॉपी कांस्टेंट, ध्यान से देखिएगा, इंट्रॉपी कांस्टेंट तो ये फैक्टर उड़ गया कि नहीं उड़ गया, आपने कहा बिल्कुल उड़ गया। तो ये फैक्टर हो गया डी यू प्लस पी डी वी। तो यहां से अगर आप पी की बात करेंगे तो अगर एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो आप यहां से लिख सकते हैं पी बराबर माइनस का डी यू अपॉन डी वी इंटू एस एंड एन आर कॉन्स्टेंट। आपने कहा बिल्कुल हो गया आंसर। आईओ क्यूपी ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन, ऑफलाइन नहीं चलेगा बच्चे अभी तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द गिवन सिस्टम रेटिंग पी कॉमा टी कॉमा वी। तो अब पी टी वी का क्या रिलेशन होगा, उस इक्वेशन को आपको लिखने के लिए बोला है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द गिवन सिस्टम रिलेटेड टू पी कॉमा टी कॉमा वी। टी की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, टी और पी को डिवाइड करेंगे तो v के साथ निकल के आ जाएगी वैल्यू। ध्यान से देखो s को पिचकाना है। देखो पहला हमको पता था कि t बराबर, देखो बच्चों यहां से हमको पता है t बराबर डी यू अपॉन डी एस, मतलब यहां से हम निकाल सकते हैं। दोनों को डिफरेंशिएट करना कुछ नया काम नहीं, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है। अगर मैं इसको s के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दूंगा और एक बार v के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे दोनों एक्सप्रेशन मिल जाएंगे u और v के। अरे यार आगे बढ़ो यार। हाँ, तो टेम्परेचर को अगर आप निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, प्रेशर को अगर आप निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों निकल के आ जाएंगे तो आपको पी टी और बी में रिलेशन चाहिए, मतलब एस को पिचकाना है, एस को खत्म करना है। तो एस को इधर की तरफ एस की पावर 1/6 कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ 1/7 पावर में कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो टी बाई पी जैसे ही आप करेंगे तो एस उड़ जाएगा, वी एन पी और टी के बीच में आपका रिलेशन जो है वो निकल के आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। इस तरीके से आप इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पूरे तो पूरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि डिफरेंशिएशन वगैरह ज्यादा है तो कई सारे बच्चे थोड़ा इसको अवॉइड करते हैं, इसलिए मैंने अभी इसको बहुत ज्यादा डीपली नहीं बताया। ये जरूर बता दिया कि हाँ इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जहां पर आपको ऐसे क्वेश्चंस में और प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के केस में ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आपको टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर क्लास। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। श्रेयांश जी नमस्कार। बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।